मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और एक गंभीर समस्या के बारे में विचार से संवाद करने का समय मिलता है। मैं इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मराठी भाषा में बोलूँगा, इसलिए हिंदी में बात करूँगा, सरल आसान हिंदी बोलूँगा, आपको समझ आएगा। और जितने भी भारत में व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति वर्ग हैं, सभी के सामने कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन सब समस्याओं के पीछे जो मूल कारण है वो हमारे देश की सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता किया है, संधि किया है। उसका नाम है गैर करार, WTO एग्रीमेंट। और उन शर्तों को हमारे देश की सरकार एक एक करके लागू कर रही है। अब शर्तें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जागतिक स्तर के सब बनेगी और समस्या हमारे लिए लागू करने की तैयारी चल रही है। उसमें से गैर करार की जो शर्तें हैं, WTO की जो कंडीशंस हैं, उनमें से एक शर्त ये है कि भारत देश में वायदा बाजार को मान्यता दी जाए और उसको ऐसे ही स्थापित कराया जाए जैसे शेयर बाजार होता है। हस्ताक्षर होने के पहले हमारे देश में ये वायदा बाजार का ज्यादा चक्कर नहीं था। ये सब अमेरिका में, यूरोप के देशों में, या तो सिंगापुर हमारे पड़ोसी देश है वहां पर, या तो जापान में थोड़ा बहुत चलता है। बाकी भारत में ये वायदा बाजार का नहीं चलता। लेकिन WTO करार पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारे देश की सरकार ने इस वायदा बाजार को भारत में शुरू कर दिया। दूसरी शर्त उसमें ये है कि वायदा बाजार जब आपने शुरू किया उसमें किस किस वस्तुओं के व्यापार में ये हो सकता है। तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, आपके भारत में उत्पन्न होने वाली खेती की सभी वस्तुओं में और भारत के कारखाने में बनने वाली ज्यादातर वस्तुओं में, इन सभी में वायदा बाजार है। और जो उसको अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं, वही उन्होंने भारत में आगे चालू किया। अब इससे दुष्परिणाम ये शुरू हुआ है कि जब से सोने चांदी के महत्वपूर्ण वस्तुओं को वायदा बाजार में शामिल किया, तभी से मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में उछाल गिरावट आना शुरू हुई। वायदा बाजार जो है ना, वो सबसे ज्यादा चीटिंग बिजनेस है, धोखाधड़ी का धंधा, दूसरों को मूर्ख बना के लूट देने का धंधा, दूसरों को उल्लू बना के लूट देने का धंधा, ये किस तरह का धंधा है। इसमें वास्तव में न कुछ बेचा जाता है, न कुछ खरीदा जाता है, न आपके हाथ में कुछ खरीदा हुआ आएगा, न किसी के हाथ से बेचा हुआ जाएगा। वास्तव में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कल्पना में चलता है। और ये धंधा कैसे चलता है, मैं एक उदाहरण से समझा। वायदा बाजार में जो एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं। वो काम कैसे करते हैं, एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। सवेरे सवेरे रात्रि के 10-11 बजे मुंबई इसका आजकल केंद्र है, दिल्ली भी इसका केंद्र है, जयपुर में भी अब शुरू हुआ है, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे बड़े बड़े शहरों में इनके ब्रांचेस हैं। कैसे ये होता है, एक उदाहरण से समझाता हूँ। सवेरे सवेरे बाजार खुला, एजेंट ने आए और एक सूचना दे दिया कि दुबई से या संयुक्त अरब अमीरात से सोना भरा हुआ एक जहाज भारत के लिए चल पड़ा। एक खबर दे दिया दुबई से। आप जानते हैं दुबई में सोने का बड़ा भारी धंधा है, गोल्ड स्तूप बना हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर व्यापार करती है। तो किसी कंपनी के एजेंट ने एक खबर दिया कि दुबई से सोना भरा हुआ एक जहाज, जिसमें कल्पना करो 10 टन, 20 टन, 50 टन, कुछ भी उसने बता दिया कि इतना सोना भरा हुआ जहाज कहाँ आने वाला है, वो कैसे हुआ। और सबसे पहला खेल शुरू हुआ कि अब बाजार में सोना आ रहा है,
तो जरूरत से ज्यादा सवेरे के बाजार खुला तो कल्पना करो सोना 8,000 रुपए में 10 ग्राम। खबर आई तो तुरंत उसका असर हुआ कि सोना 7,000 रुपए 10 ग्राम या 6,500 रुपए जो भी कल्पना दोपहर को खबर आई कि वो सोने का भरा हुआ जहाज दोपहर को खबर है कि वो चला तो था दुबई से, रास्ते में डूब गए। फिर क्या हुआ? फिर ये एजेंट सक्रिय हुए और 8,000 रुपए 10 ग्राम का जो सोना था वो दोपहर तक आते आते 6,500-7,000 रुपए में किया, फिर वापस 8,000-8,500 रुपए 10 ग्राम। फिर शाम को खबर आई कि जहाज का कैप्टन बच गया और उसको संभावना है कि रिकवरी हो जाएगी। फिर शाम को भाव। अभी दूसरे दिन क्या हुआ? ना तो जहाज चला, ना उसमें सोना आया, ना कुछ हुआ, लेकिन दिन भर में 8,000 रुपए से 6,500 या 6,500 से वापस 8,000 का ये भाव में जो अंतर आया, इसमें में वायदा बाजार के खिलाड़ियों ने सैकड़ों कोटी रुपए कमाए। एक झूठी खबर सैकड़ों कोटी रुपए कमाए। पिछले साल मैंने आंकड़े निकाले कि मुंबई के वायदा बाजार में और भारत के जो उनके दूसरे नेटवर्क में सिर्फ सोने और चांदी के वायदा बाजार में पिछले साल 4,880 कोटी रुपए लूट हुए। पिछले साल का मैंने 2005 तो 2004-2005 के वर्ष में सोने चांदी के धंधे में बाजार के भाव को ऊपर नीचे करके 4,880 कोटी रुपए लूट किया और ये पूरा पैसा भारत से बाहर चला। हमारे हिंदुस्तान के वायदा बाजार में इस समय 150 से ज्यादा स्वदेशी विदेशी कंपनियां हैं जो खेल गई और वो धंधा भी सब आसमान में ही होता है, जमीन में कुछ नहीं होता। कागजों में लिखी कुछ इधर से उधर जाते हैं। इसमें अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि जो धंधे में उतरने वाले लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के कई व्यापारी जिस वायदा बाजार के धंधे में उतरे हुए हैं, उनमें से एक मेरे परिचित थे, पुणे में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सोने चांदी के वायदा बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। तो पिछले साल से उन्होंने धंधा शुरू किया। मैंने उनको पूछा कितना कमाया? तो कहते राजस्थान में दोबारा उसने कमाया। मैंने पूछा कि आपको बहुत होशियार आदमी है, आपको बहुत चतुर है, इंटेलिजेंट है, कैसे जोड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि इस वायदा बाजार में कमाती तो कंपनियां हैं और डूबता हम लोग। मानिए जो साधारण व्यापारी आते हैं 10, 20, 50 लाख, 1, 2, 5 करोड़ रुपए का धंधा लेके, इनका डूबता है। और ये जो ऊपर बैठी हुई कंपनियां हैं टॉप पर, वो वहां से तो मुझे बहुत दुख की बात है कि 4,880 कोटी रुपए एक वर्ष में ही लूट ले गए। न उन्होंने कुछ बेचा, न हमने कुछ खरीदा। अगर 4,880 कोटी रुपए का हमने कुछ माल ही खरीदा होगा तो भी संतोष होगा कि चलो पैसा लगा तो वस्तु तो है। या मैंने एक बार हमारे देश के एक मंत्री को ये बात कही, उनका नाम था शरद यादव। अभी वो भूतपूर्व मंत्री हो गए। पहले वो एनडीए की सरकार में जो बैठक किया वाजपेयी के सभी को मंत्री और उनका मेरा थोड़ा परिचय। तो मैं एक बार उनसे हॉलमार्क के विषय में बात करने गया। तभी मैंने वायदा बाजार की बात किया। मैंने कहा आपने ये जो धंधा शुरू कराया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है इसका नुकसान कितना है? कहने कितना? मैंने कहा अकेले मुंबई जैसे बाजार से 4,880 कोटी रुपए लूट लिया और भारत में ऐसे 8-10 केंद्र चलते हो तो कितने हजार कोटी रुपए की लूट होने की कुछ कल्पना है? और ये 4,880 कोटी रुपए कितनी बड़ी रकम होती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इतनी रकम अगर क्षेत्रीय समाज को दे दी जाए, क्षेत्रीय वर्ग के नागरिकों को दे दी जाए तो पूरे
कर्जमुक्त हो सकते हैं और आत्महत्या करना बंद कर सकते हैं। तो फायदा बाजार में अपने घूंघट से मुक्त हो गए। तो शरद यादव ने मुझे कहा कि भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनको पूछा क्यों नहीं कर सकते, आप तो मंत्री हैं। तो कहने लगे मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री है, उनसे बात करो। प्रधानमंत्री के पीएम में हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हुई अटल बिहारी वाजपेयी से। उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमने WTO नाम का एक करार सही किया है, उसके लिए शर्त है। तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पे जाहिरात देकर बोलो कि फायदा बाजार में ना हो सके। आपकी एक मजबूरी हमें समझ में आती है कि आपने WTO का करार सही किया है, अंतर्राष्ट्रीय करार है, इसकी शर्त मानना आपकी मजबूरी है, फायदा बाजार बोलना आपकी मजबूरी है, ये समझ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक जाहिरात दे दो या आधा घंटे का 1 घंटे का कार्यक्रम दे दो और लोगों को बताओ तो सही थी कि फायदा बाजार होता क्या। और ये जब तुम लोग होशियार रहे, समझदार हैं, इसमें फंसेंगे नहीं, फंसेंगे थोड़े दिन में धंधा अपने आप धंधा हो जाएगा, ठेका हो जाएगा, भागने लगे तो आपकी करार की शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम रुकने से भी बच जाएंगे। तो उनको वो समझ में भारत के लोगों को सही माहिती देना ये सरकार को समझ में नहीं आता। मोटी माहिती देकर रोज टीवी पे घंटों घंटों समय खराब करते हैं, वो कर सकते। पेप्सी पियो, कोका कोला पियो, कॉलगेट वापरो, ये करो, वो करती माहिती जो किसी काम के लिए वो रोज आती है। और ये जो माहिती जिसकी आवश्यकता है लोगों को वो कर देते हैं। फिर जानते प्रधानमंत्री ने मुझे ये कहा, अच्छा हम तो ये नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्या परेशानी क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जो परदेशी कंपनियां आई है ये हमको चिंता नहीं रहती है। अगर हमने ये माहिती देना शुरू किया, लोगों में जागृति आ गई, लोग फायदा बाजार से दूर हो गए, धंधा उनका नहीं चला, तो वो हमको नहीं रह देंगे, सरकार नहीं चल रही। ये जो खाता है वो खरीदेंगे, हमको सपोर्ट विड्रॉ हो जाएगा, हमें सब तकलीफ आ जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक टीवी चैनल आप चालू करो, उसमें ये माहिती। मैंने कहा कि मुझे यही करने का है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है, तो हम करेंगे। तो हमारी सरकार इतनी असहाय है, इतनी हेल्पलेस है इस पूरे सिस्टम में, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और वो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें ये दुष्परिणाम होता है। अब इस दुष्परिणाम में मार कौन खाता है? जो सोने चांदी का व्यापार करने वाला बड़ा व्यापारी जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साधारण सा व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेस करने वाला है, जिनका मान लो लाख 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का शेयर करने वाला, बिक्री करने वाला, और ये शहर को छोड़ो दूर गांव में बेचारा बैठा हुआ तो ये आदमी सोने चांदी की दुकान के लिए सैकड़ों साल से काम करता है, जिनका मुश्किल से 5 लाख 10 हजार रुपए का कुछ बेचता है, उसको सबसे ज्यादा दुष्परिणाम इसका होता है। मेरा इस गांव में जन्म हुआ तो उत्तर भारत में अलीगढ़ जिले मेरे गांव में आज स्थिति ये है, 10 व्यापारी थे सोने चांदी का व्यापार करने वाले। मैंने बचपन से उनको देखा है, लेकिन इस फायदा बाजार में 10 ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वो पहले सोने चांदी के दाही बनाकर मेरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी करते थे और आसपास के गांव में भी जरूरत पूरी करते थे। अभी तो सोने का भाव एकदम से 8,000 रुपए तक गया है, उसी में उनका सारा अब वो क्या कर रहे हैं? वो बेचारे सब दुकानें बंद करके शेर मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं। मेरे जो बताते हैं कि सवेरे भाव कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और जो रियल ट्रेजर है, जो वास्तविक व्यापारी है, जो सच में सोने चांदी का कुछ न कुछ बनाकर बिक्री करते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा मारा है। जिनको सिर्फ चीटिंग करनी है, धोखाधड़ी करनी है, लूट मार करनी है, उनको इसमें फायदा है। तो हमारी सरकार ने एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के उसमें हो रहा है। अभी सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ उत्तर नहीं दिया जाए और मैं आपसे विनूत्नपूर्वक कहने आ रहा हूं कि सरकार अपने हर गलत काम को सही साबित करने के लिए कोई न कोई उत्तर ढूंढती है। तो इसके लिए उन्होंने उत्तर ढूंढा, वो क्या
सकती है ज्यादा से ज्यादा बहुत सीनियर छापा इतिहास है इससे। गलत का विरोध नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास नहीं होता, राणा प्रताप का इतिहास नहीं होता। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हमारे ही अपने समाज में हैं जो कहते हैं गलत का विरोध मत करो, किसी तरह इसमें एडजस्ट कर लो, और वो एडजस्टमेंट क्या, कोई लूट रहा है 100 रुपया तो उसमें से अपने को भी 10, 20, 50 मिल जाएगा, उनका हिस्सा बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ। मैं आपसे एक ही निवेदन करके आया हूं कि इस वायदा बाजार से आप सोने चांदी को निकलवाइए, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अभी तो क्या है, मार्केट थोड़ा खुला है, 150 ही कंपनियां आई हैं। अप्रैल 2006 के बाद ये मार्केट पूरा खुलने वाला है, और अगले 1 साल में इस वायदा बाजार में 1,500 से ज्यादा प्रदेशी कंपनियां तैयार हो रही हैं आने के, और उस समय जो फ्लक्चुएशन होगा तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उसमें होगा ये कि बड़े बड़े खिलाड़ी तो रह जाएंगे बाजार में, छोटे व्यापारी सब खिला सकते। मेरी चिंता यह है कि भारत में 160 करोड़ की लोक संख्या में लगभग 1 करोड़ सराफा व्यापारी है, संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, और लगभग 1 करोड़ 50 लाख कारीगर जो दाखिले कर सकते हैं। लगभग 1 करोड़ व्यापारी है, 1 करोड़ 50 लाख कारीगर है। इसका माने 2 करोड़ 50 लाख लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर 2.5 करोड़ लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भारत में 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चलती है। अगर हम सरकार के आंकड़े को भी माने कि एक परिवार में 5 नागरिक होते हैं तो लगभग 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चलती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से या तो उसकी कारीगरी से। तो ये 2.5 करोड़ लोग, इनमें से जो बड़े लोग हैं वो 1% भी नहीं है। बड़े लोग से मतलब जिनका बिजनेस 10, 20, 50 करोड़ रुपए से लेकर 1,000, 2,000 करोड़ रुपया है, वो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। और इसमें 70 से 75% जो व्यापारी हैं और कारीगर हैं वो बहुत गरीबी के स्तर पर काम करने वाले कारीगर व्यापारी हैं, जो दिन में मुश्किल से 300-400 रुपए कमाते हैं इस धंधे में होने के बाद। बाकी लगभग 20% ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से हैं, जो यहां बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं, माइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं। लेकिन उन 75% का क्या कि वो मेरा व्याख्यान भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इकट्ठा होने के लिए कोई हॉल चाहिए, वो किराया देने का पैसा नहीं उसके पास। आप उसकी कैसे भेज दो, हम आपकी कैसे पेज पे लगा के सुन लेंगे या उसकी कॉपी करके दूसरों को। तो मैंने 350 खत लिखने वाले लोगों को 2 कैसे बना के भेजे स्पेशल रूप से, और मैंने कहा कि आप सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा तो सुनाओ ताकि लोगों में जागृति आए कि हो क्या। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब वो मुझे घर में लिखते कि राजीव भाई आपकी मीटिंग करने के लिए खर्चा तो कुछ लगता है, अगर कुर्सियां भी लानी है, दरी भी बिछानी है, माइक भी लगाना है, हॉल भी लेना है, इतना भी नहीं है हमारे पास, इसलिए कैसे। तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे हैं। और 75% है, 2 करोड़ 50 लाख लोगों में 75% इस गरीबी की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको 2 समय की रोटी चल पाती, क्योंकि कारीगरी में बहुत पैसा नहीं है, जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं। आप देखते घंटों करते हैं, सब एक छोटा सा दागिना तैयार होता है, आंखें उसकी बेचारे की कैसे तकलीफ में आती है, तब जाकर एक छोटा दागिना तैयार होता है। लेकिन कारीगरी ज्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है इस देश में, एक दूसरे के आपस के कॉम्पिटिशन कि वो ज्यादा मिल नहीं सकता है। और ग्राहक भी इस देश का ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता। इस देश का ग्राहक कैसा मूर्खाई में फंसा हुआ है, वो पेप्सी कोला, कोका कोला पी के पैसा बर्बाद कर सकता है, लेकिन आगे छोटे को कारीगर काम कर रहा उसको 10 रुपए ज्यादा देने की उसकी वो नहीं पहुंच सकता। रिक्शे वाले के साथ चिक करेगा, 50 पैसा ज्यादा लिया, 2 रुपया ज्यादा लिया, वापस दो। और 5 स्टार होटल में जाके 20 रुपए की चाय पिएगा, 50 रुपए की कॉफी पिएगा, 5 दिन में खाके दूध देगा, लेकिन वो गरीब
आदमी को देखो तो तैयार नहीं। यही हाल सुनिश्चित करने से दादी लेके काम में लगे हुए करोड़ों करोड़ों नागरिकों का है। जो कारीगर के रूप में काम करते हैं उनकी हैसियत बहुत छोटी है, उन पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है इस फायदा बाजार का। मैंने आपसे कहा सदैव भाव को खुलेगा, शाम को कुछ बंद होगा, अगले दिन कुछ खुलेगा, फिर शाम को बंद होगा, उनकी हैसियत किया है। ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम फायदा बाजार को किया है। इससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार करने जा रही है। सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो। ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड पर लिखा रहता है ना ISO 9001 या ISO 9002 या ISO 9003 प्रमाणित कंपनी। ये ISO 9000 क्या होता है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके बनता है। वो अमेरिकियों ने बनाई हुई है, यूरोपियन नागरिक और अमेरिकियों ने बनाई हुई संस्था है। ये संस्था एक प्रमाण पत्र देती है, उसका पैसा लेती है और पैसा जितना लेती है प्रमाण पत्र की कीमत उससे बहुत ही कम होती है। पैसा भरपूर लेते हैं। क्या प्रमाण पत्र देते हैं? प्रमाण पत्र ये देता है कि ये कंपनी अगर ISO 9001 है तो हमने इसको प्रमाण पत्र दे दिया। मतलब क्या है कि इनका जो लेखा जोखा है, कंपनी का जो लेखा जोखा है वो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन दूसरा काम क्या है? लेबर वर्क जिसको कहते हैं। लेबर वर्क माने फाइल बनाने की, उस पर खाता लिखने का, आज इतना माल बेचा, कल इतना बेचा, ये लाया वो लाया। तो जो फाइलिंग वर्क है जिससे कागज पर कुछ लिख के रखना होगा, उसके लिए ISO 9000 मिलता है। बात समझना, फाइलिंग वर्क के लिए मिलता है। उस कंपनी की बनाई हुई वस्तु की क्वालिटी उससे बहुत अच्छी हो गई है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी ISO 9000। आपको एक बात समझ में आए? मैं कोई माल बनाता हूं, उसमें खूब घोटाला करता हूं। मान लीजिए एक कल्पना को मैं साबुन बनाता हूं, मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसके पास ISO 9000 है, साबुन बनाने वाली कंपनी है। वो साबुन में रेत मिलाती है, रेती समझता मिट्टी मिलाती और मिट्टी को साबुन के भाव देती। उनके साबुन को मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 70% मिट्टी है, उसमें 30% ही साबुन। मैंने उनसे कहा भले आदमी आपके पास ISO 9000 है और 70% मिट्टी आप बेच रहे हो, मिट्टी आती है 1-2 रुपए किलो की और बेच रहे हो 150 रुपए किलो, क्योंकि उनका साबुन बिकता है 15 रुपए का 100 ग्राम, तो 150 रुपए किलो हुआ। मिट्टी खरीदा 1 रुपए किलो में, बेच रहे हो 150 रुपए किलो। इसकी रूप में जा रखी है और क्वालिटी नहीं गिरा रखी है। तो उसने कहा कि राजीव भाई ये सब धंधा हमारा इसलिए अच्छा चलता है कि हमारा ISO 9000 सर्टिफिकेट। तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि ISO 9000 कंपनी है इसलिए माल की क्वालिटी जबरदस्त होगी, लेकिन क्वालिटी का ISO 9000 से कुछ लेना देना नहीं होगा। और इसमें खेल कैसा चलता है? खेल ये है कि ISO 9000 देने वाली तो संस्था मैंने बताया ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एजेंट आते हैं। जिस कंपनी को मार्क देते हैं वहां आते हैं, उनके गेस्ट हाउस में रहते हैं, खाना खाते हैं, होटल में मजा करते हैं, दारू पीते हैं और रशिया बची सब करते हैं, वो कंपनी के खर्चे पे करते हैं। अंत में उनको एक सर्टिफिकेट देके चले जाते हैं कि हमने आप लोगों को प्रमाणित किया ISO 9000। अब इसमें होता क्या कि कंपनी को सब कुछ अपने से करना पड़ता है। आपकी फाइल मेंटेन करिए, लेजर मेंटेन करिए, फोटो मेंटेन, सब कुछ आप मेंटेन करिए। आपका चार्टेड अकाउंटेंट रखिए, मैनेजर रखिए, उसको पगार दीजिए, खर्चा करिए। कंपनी को एक सही करके सर्टिफिकेट देगी जिसको मत लगा के चार्टों को विटामिन C भी नहीं मिलता, वो एक सर्टिफिकेट है। सब कुछ करना आपको है, खर्चे सारे आपके होंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ये ISO 9000 जो लेने वाले हैं उनको मैं कहता हूँ तुम्हारी बुद्धि खराब हुई है, इतने मूर्ख हो गए हो, सब कुछ तुम कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट उस कंपनी को क्यों दे रहे हो? तो तुम्हारा दावा करो कि हमारा सब लेवल अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, मार्केटिंग क्वालिटी अच्छी है और अकाउंटिंग भी हमारा परफेक्ट है, कोई भी आगे देखे तो ग्राहक को तुम्हें सर्टिफिकेट देगा, वो कंपनी से बड़ा होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो कर रहे कि आप ISO 9000 लेके आपका जो क्लरिकल वर्क है उसको फिट करके रखो और वहीं से चीटिंग करना शुरू कर दो, क्वालिटी गिराते जाओ, ISO 9000 का 9002 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, इधर
ये उदाहरण मैंने आपको किया था कि समझ में आता है। अब आ रहा है हॉलमार्क। हॉलमार्क भी ऐसा ही है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसे ISO 9000 है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं का एक हिस्सा है हॉलमार्क। ये यूरोप से शुरू हुआ, अमेरिका में फैला और वहां से यहां आ रहा। अच्छा, इस हॉलमार्क के धंधे में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन करें, उस रजिस्ट्रेशन की फीस 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये भर दो, आपको हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन माने सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें किसी का सही होगा, बस आप लगा के रखो। अब दागिने पर अलग से हॉलमार्क नहीं होते, माने रजिस्ट्रेशन अलग कराओ, आपकी दुकान का, आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का, उसमें 20,000 भरो और फिर एक एक दागिने पर अलग से हॉलमार्क दो। ये हॉलमार्क देने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि इसकी गारंटी आप देते हो कि जिस दागिने पर हॉलमार्क है वो एकदम खराब होगा? तो उसने कहा इसके लिए थोड़ी हॉलमार्क 100% खराब सोने का दागिना है, 100% खरा चांदी का दागिना है, या 100% खरा हीरा है, इसकी गारंटी हॉलमार्क नहीं देता। हॉलमार्क सिर्फ एक गारंटी देता है 9,002, 9,001, 9,003, वैसी ही एक छोटी सी सर्टिफिकेट। और इसमें बेईमानी का धंधा ज्यादा होता है। मैंने आपसे कहा ना 9,001 लेने के बाद 70% मिट्टी मिला के साबुन बना के बेचो, तो ग्राहक को क्या रहता है 9,001, उसको माहिती नहीं कि इसके अंदर क्या किसकी है 9,000। तो यहां क्या होगा, यहां यही होगा कि हॉलमार्क इस दुकान को मिला है, फिर भर मिलावट करो और आप कहो कि ये 80% है और उसको 100% कह के बेचो, 60% है उसको 80% कह के बेचो, लूटो। अल्टीमेटली लूट उसमें ग्राहक की होगा। यूरोप और अमेरिका में यह हॉलमार्क सिस्टम आया, तो उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की। वहां कहानी ये है कि जो भी धंधा करने वाले लोग हैं, ये आप बहुत अपनी बात से समझ सकते, मुझे ये समझने में 3 साल हुआ क्यों आया, जरूरत क्या थी। यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है, दोनों के बीच में कोई विश्वास का संबंध नहीं है। खरीदने वाले का बेचने वाले पर कोई विश्वास नहीं है और बेचने वाले का खरीदने वाले से कोई सिंपैथी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वहां का जो समाज है यूरोप और अमेरिका का, वो समाज है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत आधारित पूरा समाज है, व्यक्ति आधारित। वहां किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। शादी भी होती है ना पति पत्नी की, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वैसे पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 2 साल साथ में रहेंगे, उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगा, 1 साल साथ में रहेंगे, या 6 महीने साथ में रहेंगे, या 2 महीने साथ में रहेंगे, या 1 लाख साथ में रहेंगे, उसका भी फर्क है। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो यूरोप और अमेरिका में जो कुछ भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, विश्वास वहां नहीं है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। और समाज वहां का ऐसा है कि बहुत ही लंपट किस्म का समाज है। किसी की भी पत्नी अपने पति के सामने किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, में तो कोई रोकने वाला नहीं है। और रोकने की कोशिश की तो तब से करके करा देते, क्या तुम्हारे घर में बिल्कुल शून्य है। तो ये हॉलमार्क नाम का एक क्षेत्र देते हैं, इससे थोड़ा विश्वास हो जाए खरीदने वाले को और थोड़ा सद्भावना बने बेचने वाले। तो यूरोप और अमेरिका के समाज की संरचना ऐसी है जहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सरकार बीच में आकर के हॉलमार्क का सिस्टम लाई था। भारत में बिल्कुल उल्टा है। भारत में ये इतना उल्टा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मेरी कहानी बताता हूं, दूसरे को नहीं बताता। मेरे घर में जब से मुझे याद है बचपन से, तब से हमारा सोने चांदी का दागिना खरीदने का दुकान फिक्स है, वो बदलती नहीं है। मैंने एक बार मेरी आई को पूछा, ये दुकान में से कब से लाती है? तो वो आई कहती है उसकी आई है समझ। उसकी आई को पूछा तो वो उसकी आई। माने मेरे घर में सोने चांदी का दागिना जिस दुकान से आता है, वो दुकान का हमारा संबंध 10 पीढ़ी पुराना है। उनकी 10 पीढ़ियां गुजर गई, हमारी 10 पीढ़ियां
और मेरी आई को मैं पूछता हूं यही दुकान में क्यों जाती है, इतनी दुकान है गांव में, वो कहती है भरोसा, विश्वास। जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, दागिने का नहीं। दागिना तो मुश्किल से हमारे घर में साल में 2-4 हज़ार रुपए का आता है, कभी कभी 2 साल में आता है। तो 2-4 हज़ार रुपए साल का बिजनेस, और उसमें भी बेचारे दुकान वाले को क्या मिलता होगा, जब वो 4,000 रुपए का। हमारे 3 साल के बाद घर में एक छोटी रमती आई है 4,000 रुपए की, मैंने उसको पूछा मुश्किल से 400 रुपए में मिला होगा, तो वो दुकान वाला नहीं कहता राजू भाई हमारा आपका विश्वास का बात है। मुझे याद है कि मेरे घर में कोई आयोजन हुआ हो और जो दुकान में आप सोने चाहती में दाखिल देते तो हमारे घर में ना। मेरे भाई बहन में थोड़े दिन पहले शादी हुई, तो हमारे घर में कोई काम करना हो गई या भागवत हो गई, वो बराबर हाजिर है जैसे हमारे परिवार का घर में कोई सुख की स्थिति है, खुशी की स्थिति है तो वो हमारे साथ है, या दुख की स्थिति है तो हमारे साथ है। और हमारा भी उनके घर में वैसे ही है, उनके घर में कोई फंक्शन है तो हम और हमारे पिताजी उनके साथ है। माने हमारा जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, जो पारिवारिक संबंध में बदल गया है। आप बताओ ज्यादा धंधा ऐसा होता है? मैं देखता हूं मेरे घर में ऐसा है, सभी के घर में। माने आप जो व्यापार करते हैं आपके ग्राहक फिक्स हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी फिक्स रहते हैं, तो आपको बदलते नहीं, आपको छोड़ते नहीं। कारण क्या है कि वो सोने चांदी का व्यापार नहीं है, वो विश्वास है, परंपरा है, भरोसा। तो हमारे यहाँ ये पूरा का पूरा बिजनेस विश्वास पर आधारित है, भरोसे पर आधारित है। इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार उनके साथ करते हैं और वो भी हमारे साथ अपने सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं। मैंने हिंदुस्तान में सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे घर में बैठे। इतना आसानी के साथ वो आपके साथ आकर बैठता है, बात करता है। शायद खरीदी तो 2-4 मिनट में हो जाती होगी, लेकिन जो बातें होती हैं सुख दुख की, परिवार की, एक दूसरे को समझने की, वो तो बड़ी। तो भारत में सोने चांदी के दागिने में की गई परंपरा और विश्वास चला रहा है। अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले धंधे में हॉलमार्क घुसेगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? अभी तक तो आप अपने विश्वास को उसको देते थे और वो आपके विश्वास से खरीदता। अब कोई दिन आपकी दुकान में वो आएगा और आप कहोगे देखो हमने जो हॉलमार्क का दागिना देना शुरू किया है, तो हॉलमार्क का दागिना जैसे आप दोगे तो उसकी कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपने जो फीस भरी है 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया है और प्रति दागिने के अलग से फीस आप जब दोगे हॉलमार्क के लिए, तो आपका चुनाव जो पैसा आपको ग्राहक से जोड़ने वाले हो, तब उसके मन में शंका पैदा होगी। अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे कि भाई पहले तो हम देते थे, लेकिन हम जो हॉलमार्क लगा हुआ दे रहे हैं, तो आपके मन में कल्पना क्या आएगी कि ये ज्यादा बिकेगी, तो आप कहोगे ये ज्यादा अच्छा है, तो वो सोचेगा अच्छा है, जितना मेरा वो सब खराब था, बस वहीं से चिड़ा हो गया। तो वो बात को ज्यादा अच्छे नहीं करेगा, 2-4 जगह इंक्वायरी करेगा, उस इंक्वायरी में उसका विश्वास आपको टूटेगा, और जब विश्वास टूटेगा तो ग्राहक टूटेगा, और ग्राहक टूटेगा तो धंधा जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनके मन में एक वायरस घुसेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले से दागिने हमने खरीदे वो सब खड़े नहीं थे क्या, अभी ये जो हॉलमार्क वाला दे रहे हैं अगर ये खड़ा है तो पहले वाला खड़ा नहीं था क्या? और आप जानते हैं ना, शंका का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है। एक बार शंका घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। भारत के बड़े बड़े वैद्य कहते हैं कि शंका का समाधान तो चरक ऋषि के पास नहीं है। हर बीमारी का समाधान था, लेकिन शंका एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता, और अंत में क्या टूटता है? विश्वास, फिर टूटता है धंधा, फिर टूटती है दुकान, फिर टूटता है वो परिवार। जब आपने उसको एक बार टिप दे दिया ना
कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दाखिला है, ये ज्यादा खड़ा है, तो वो देखेगा कि आपसे बड़ी दुकान कौन सी है जहां ये हॉलमार्क का दाखिला मिलता, वो वहां जाएगा और वो उसके साथ चीटिंग करेगा हॉलमार्क के साथ, क्योंकि उसका उस ग्राहक से कोई संबंध नहीं, ना परिवार का ना व्यापार। और आप जानिए सोने चांदी के धंधे में चीटिंग कितनी आसान है। मैं तो इसमें ज्यादा नहीं समझता हूं, मेरे गले में सोने की चेन है, इसका एक हिस्सा बहुत खरे सोने का है और बाकी नकली होता हो तो मेरे पास कोई पहचान नहीं, इतना। और अगर मैं इसको कैरेटोमीटर से भी पहचानने की कोशिश करूं तो वो नहीं पहचान में आएगा, क्योंकि कैरेटोमीटर को छोटे से एक हिस्से में ही काम कर पाता है, पूरे दायरे में कभी चेक नहीं कर सकता। तो उतना छोटा सा हिस्सा खड़ा है और बाकी छोटा है, तो मेरे पास कोई शर्त नहीं है। और ये चीजें भी बड़ी समस्या करेगी, क्योंकि उनको धंधा नहीं करना, उनको चीटिंग नहीं करनी। धंधा करने में और चीटिंग करने में अंतर है। धंधा करने में क्या होता है, हम आमदनी पर भी हम संतोष के साथ जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमें धंधा करना 2 टका आमदनी है, 3 टका 5 टका 10 टका, तो भी हम उसमें संतोष करके चलाते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग के लिए है कि 1000 टका आमदनी हो, 1500 टका हो, 2000 टका हो, रिटर्न इतना बड़ा हो, तो ये सिर्फ चीटिंग से ही हो सकता है। धंधे से किसी आमदनी कभी किसी में नहीं। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, ईडमास आ रहे हैं, और उसके साथ और 10 सारे कंपनियां इस साल आगे जा रही है। सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया, अब वो ये रिटेल बिजनेस में भी उतर रहे हैं। और रिटेल बिजनेस में उतर के वो क्या करने वाले हैं, उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो हम आपको करा सकते। तो जो बड़ी फर्म है हिंदुस्तान में है, जिनका नाम पिछले 10-12 साल में बना है, या तो ये उनके परीक्षा ही बनेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, नहीं तो ये मार्केट से खलास होने वाले हैं। इसलिए इन्होंने तो तय किया हुआ है कि ये किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार है। फिर आपके सामने समस्या है जिनका बिजनेस बड़ा है, क्योंकि बड़ी कंपनी आपको अपने साथ जोड़ेगी नहीं और आपको जिंदा नहीं रहने मार्केट, उसके कॉम्पिटिशन में आप उतर नहीं सकते, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं। मान लो कोई विदेशी कंपनी ने कोल्हापुर में आके एक शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में पहले वस्त्र वाली लड़की बिठाना शुरू कर दी, ऊपर से खाली, नीचे से खाली, और बैठी है एक लड़की मुस्करा के सबको हाय हेलो कर रही है। तो बहुत सारे ग्राहक जो थोड़े से चरित्र में कमजोर है वो तो फिसल गए, वो क्या कहेंगे, यार खरीद नहीं कर रहा है, चलो आराम से तो कुछ देखेंगे, चलो वही लाइन लगा के खड़े हैं, मुंह करें। ज्यादातर विदेशी कंपनियां यही करती हैं, उनके जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, पुणे में 8 विदेशी कंपनियों ने अभी शॉपिंग मॉल की है पिछले साल में। मैं जब भी जाता हूँ ये दृश्य होता है, और कॉलेज के लड़के लड़कियां हजारों की संख्या में वहीं घूमते रहते हैं, क्लास में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर काउंटर से लड़की बैठी है, वो कम कपड़े पहनते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन है कि शरीर दिखे ऐसे ही कपड़े पहने। तो यहां पर उन्होंने दुकान खोला और जैसे कम कपड़े वाली लड़कियां दिखाना शुरू किया और उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया, तो तमाशा बनेगा। तो उनके धंधे इसी तरह की चीटिंग पर आधारित होते हैं। कोई खराब होटल बेचने आएंगे या बेस्ट क्वालिटी हमको देके जाएंगे, इसका कुछ नहीं। वो तो किस तरह के धंधे करते हैं और आप उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको धंधा करते हैं आप और आपके परिवार की मदद से, वो तो धंधा करते हैं पैसे की मदद। आपके लिए ये धंधा आपकी जिंदगी का रास्ता है, हमारे जिंदगी को चलाने का जरिया है। उनके लिए धंधा उनके 50 धंधों में से एक है जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना, उनके जीवन का धंधा नहीं है, नजरिया नहीं है। तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में नहीं चाहिए, और वो कॉम्पिटिशन में आप चले तो धीरे धीरे आउट हो जाए। मुझे तो ये है कि 2.5 करोड़ लोगों की जीविका चली गई, तो इनको कौन सा दूसरा व्यापार हम दे सकते हैं या कहाँ इसको कमा सकते हैं, जो बेरोजगारी और बढ़ेगी। ये हॉलमार्क में एक तो सबसे बड़ी तकलीफ की आने वाली है कि आपका ग्राहक का विश्वास टूटेगा। दूसरी तकलीफ की आने वाली है कि 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगता है पहली बार जब आप जाओ। 1 कोटी भारत में सराफा व्यापारी है, सब अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो 20,000 कोटी रुपए तो उन्होंने लूट लिया एक साथ। आगे भी मुझे
अभी वो ये कह रहे हैं कि आप हॉलमार्क लो, आपका ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, लो नहीं लो। लेकिन रोज उठे यहां से कोई ना कोई आपको एजेंट आएगा या समझाने के लिए ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो। वैसे कहेंगे कि मर्जी है तो बार बार को समझाएगा, वो लेना होगा, लेकिन वो नहीं लेंगे। क्यों मगजमारी करने के लिए आ रहे हैं? वो करेंगे नहीं, आपको बोलेंगे ये ऑप्शनल है, लेकिन बार बार आपको दिमाग में टॉर्चर नहीं करेंगे, ले लो ले लो ले लो ले लो, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाने का अपने स्वास्थ्य में क्या कर रहा है। अमेरिका की बैरिकॉटर जो सोना पड़ा हुआ है उनको बेचने का है, लेकिन मैक्सिमम प्राइस को बेचते। यूरोप की बैरिकॉटर जो सोना गिरवी रखा पड़ा हुआ वो उनको मार्केट में बेचने का, तो भाव चढ़ाएंगे, तो वायदा बाजार के क्यों भाव चढ़ाएंगे। दूसरा, अमरीका ईरान पर हमला करके ये बाजार चढ़ाएगा, पेट्रोल का भी चढ़ाएगा, सोने का भी चढ़ाएगा। जब मैक्सिमम स्थिति में होगा बाजार 12-30,000 रुपए तब धड़ाम से वो सोना बेचेंगे और देश का मुनाफा कमाएंगे और मार्केट को गिराएंगे। ये अमेरिका हर 30 साल में करता है। मैं अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास इकट्ठा किया, हर 30 साल में अमेरिका ये खेल खेलता। 1970 में खेल खेला था इन्होंने, आप याद करो। पेट्रोल के भाव इतने नीचे से चढ़ाए थे कि दुनिया का ही काम कर रही है, और उसी तरह सोने के भाव चढ़ाकर धड़ाम से सोना बेचा और हजारों लाखों करोड़ों $1,000। 1970 के पहले 1940 में अमेरिका में गई, 1910 में अमेरिका में गई, 1870 में अमेरिका में गई, 1840 में ये किया। पिछले 200 साल से अमेरिका हर 30 साल में ये करता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 30 साल में नीचे आ जाए, जिसको रिसेशन कहते हैं, रिसेशन हो जाए। तो रिसेशन इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका अपने जिंदा रहने के लिए सारे देता है। अभी वही समय अमेरिका का आ रहा है, तो ईरान पर हमला भी इसी हिसाब से किया था, ईरान पर भी तैयारी करेगी। इसमें हम सबकी हालत खराब होगी, ये परेशानी के साथ है, चिंता के साथ। और हॉलमार्क का जो कहते हैं ऑप्शनल है, 2-3 साल के बाद तो कंपल्सरी कर देंगे। अभी तो उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया है, 2-3 साल के बाद कंपल्सरी कर देंगे। 1 साल पहले तक तो ये भी नहीं बोलते थे कि कंपल्सरी कर देंगे। मैं तभी भी बोल रहा था कि आप थोड़े दिन के बाद इसको कंपल्सरी करोगे तभी जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आप चले जाओगे। तो वो कंपल्सरी करेंगे तब आपके सामने परेशानी दूसरी आएगी। कंपल्सरी कैसे होगा? हॉलमार्क इसके लिए कानून बनेगा, कानून से आपको बांधा जाएगा और कंपल्सरी हॉलमार्क हो जाएगा। माने अगर कंपल्सरी हुआ हॉलमार्क तब पुलिस आएगी आपकी दुकान पर और छापा मारेगी कि आपके पास हॉलमार्क है या नहीं, दागिने पर हॉलमार्क है कि नहीं। और अगर नहीं मिला तो कहेंगे चलो कानून भंग किया, उल्लंघन किया, जेल चलो। तो वो जेल में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन डराएंगे आपको कि चलो जेल। अंत में क्या होगा? वो करेंगे आपसे सौदा, और आपको है थोड़ा मन में डर जेल जाने से, तो उसी में होगा सौदा। और पुलिस वाला इंस्पेक्टर आके कहेगा लाओ 10,000 रुपए, लाओ 20,000 रुपए, लाओ 50,000 रुपए, तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा। जैसे गुप्त लोग करते हैं वैसे पुलिस करेगी। और ये पुलिस का इतना आगे तक जाएगा कि पहले तो वो आएंगे आपकी दुकान में, फिर आएंगे कि नहीं फोन करेंगे। पुलिस स्टेशन में बैठते कोई इंस्पेक्टर फोन करेगा, अच्छा हम क्या बातों के लाभ आने की जरूरत नहीं है, हम भी पहुंचा देंगे आपको। तो 10,000 का पैकेट, 20,000 का पैकेट आप पहुंचा देंगे तो हफ्ता वसूली शुरू। हॉलमार्क के नाम पर होगी हफ्ता वसूली, क्योंकि मैंने हिसाब लगा दिया कि ये जिंदगी में अगर हॉलमार्क को कंपल्सरी कर दे तो भी सबको नहीं दे पाएंगे। कारण उसका मैं बताता, हॉलमार्क देने वाले जो ऑफिस में इनके पास वो अभी 2 ही है, और 1 करोड़ व्यापारी अगर लाइन लगा के खड़े हो जाए तो 2 ऑफिस कितने व्यापारियों को दे पाएंगे। मैंने कैलकुलेशन किया कि एक ऑफिस सवेरे 9-10 बजे से शुरू हो, शाम 5 बजे तक काम करे, वो देख देखना है ज्यादा से ज्यादा तो 500 व्यापारियों को दे पाएगा। 2 ऑफिस है तो 1000 व्यापारियों को दे पाएंगे। इधर से कानून लागू होगा तो पुलिस का डंडा शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अभी तो आप परेशान रहते हैं पुलिस, वो ये होता है कि कोई कहीं से सोना चुरा, आपको तो मालूम नहीं है, उसके माथे से लिखा हुआ भी नहीं है कि ये चोर है, वो आपकी दुकान पर लिख के जाता है और वो जाके पुलिस ऑफिसर को पकड़ कर देता है, उस दुकान को देखा वो आ जाती है, आपको पकड़ के। और कभी कभी तो मैंने ये देखा है
कि चोर ने बिना आपको सोना बेचे ही कह दिया कि पुलिस को कि मैंने इनको बेचा है, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है अपने को निर्दोष साबित करने का। ये पुलिस की व्यवस्था इतनी हराम होने की है कि चोर जो जिंदगी भर चोरी कर रहा है उसके बयान को सत्य मानती है, और जो प्रतिष्ठित व्यापारी धंधा कर रहा है उसको हमेशा झूठ मानती है। और ये व्यवस्था कहते हैं हमारी पुलिस की व्यवस्था 1860 की बनी हुई है अंग्रेजों के जमाने में। उसमें एक प्रोविजन डाला हुआ है, रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका मतलब क्या होगा मैं समझाता हूं। रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि जो आरोप लगाने वाला है उसको कुछ सिद्ध नहीं करना, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है सब कुछ उसे सिद्ध करना। तो चोर है, बेईमान है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, चरित्रहीन है, ये पुलिस वाले जानते, लेकिन वो एक झूठा आरोप भी अगर आपको लगा दे तो आपकी तो सारी कमाई उससे खत्म कर। एक तो बेइज्जती का एक बाजार, और दूसरी आप जिंदगी भर केस लड़ते रहो, सिद्ध करते रहो कि भाई इसने कोई सोना नहीं बेचा, मेरे पास कुछ नहीं है, इसने कुछ नहीं बेचा, लेकिन उसने झूठ स्टेटमेंट कर दिया तो आपको पता है। और ये रोज होता है। मैं भारत के जितने गांव में जाता हूं, कभी भी कोई मेरे व्याख्यान में सुनने के लिए शराब का व्यापारी आते हैं, मेरे राज्य में हम तो इससे इतने परेशान हैं, पुलिस के लिए कानून से, इंडियन पुलिस एक्ट से, सीआरपीसी की धाराओं से, आईपीसी की धाराओं से, कि हम तो जिंदगी इसी में हमारी नरक हो जाए। आप कह रहे हैं धंधा करने के लिए कि पुलिस के ये सब झेलने के लिए बात। और सरकार को मैंने कई बार कहा है कि आप इस पुलिस एक्ट को बदल लो, वरना आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे पुलिस एक्ट की सबसे बड़ी दुष्परिणामी विशेषता है वो ये कि जो चोर है, बेईमान है, वो सच्चा है, और जो ईमानदार है वो झूठा। पुलिस आपको झूठा बनाती है तब आपके खिलाफ केस बनाती है, और वो चोर झूठा बोलकर आपको कहीं ना कहीं बताते चला जाए। तो अभी तो आप इससे परेशान हैं, फिर हॉलमार्क आएगा तो आप जरा कल्पना करो कि परेशानी कितनी बुरी पड़ती है। आपको इस समय एकजुट होने का है, और ये आप जान लीजिए कि मेरा सराफा व्यापार से उनका कोई संबंध नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ यही है कि 2.5 करोड़ लोग जो इस धंधे में हैं वो बेरोजगार हुए तो देश का क्या। मेरे घर में सोने जाने का कोई धंधा नहीं है, ना मैं सोना बेचता हूं, ना मैं सोना खरीदता हूं, ना इस धंधे से मुझे कुछ मिलने वाला है, ना मैं आपको कुछ देने वाला हूं। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि 2.5 करोड़ लोगों की रोजगारी देने वाला जो व्यापार है, अगर ये टूट गया तो 50 लाख परिवार टूटते हैं, करोड़ों लोग बेकार होते हैं, जिसके लिए हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही इतनी बेरोजगारी इस देश में है, 20 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। अभी तो 2.5 करोड़ और जुड़ गए तो देश का क्या होगा। इसी चिंता में मैंने आपके बीच में और आपके व्यापारियों के बीच में जाना शुरू किया है कि आप उसको बचाने के लिए कुछ करो, अपना भी व्यापार बचाओ और अपने सहयोगियों को बचाओ। तो आप बोले कि हम करें क्या है, आप 3 काम करो, और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये 3 काम अगर आपने पूरी ईमानदारी से किए तो ये समस्या बिल्कुल समाप्त होने वाली है। न हॉलमार्क देना पड़ेगा आपको और न वायदा बाजार करना पड़ेगा। ये दोनों खत्म हो जाए। और ये खत्म कैसे हो जाएंगे? सरकार जरूर कहती है कि हमने WTO की शर्त है ना, उसके आधार पर लिखा है, लेकिन WTO में ही लिखा हुआ है एनी मेंबर कंट्री कैन विथड्रॉ एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। माने कोई भी सरकार कभी भी WTO एग्रीमेंट से बाहर आ सकती है, कोई भी सरकार कभी भी इसको रद्द नहीं कर सकती। उसी में लिखा माने ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जो परमानेंट चले। और मैं आपको नाम लेकर बताता हूं कि दुनिया में आज से 10 साल पहले 134 देशों ने ये सही किया था। उनमें से आज 70 देश बाहर निकल गए। उनको समझ में आ गया 10 साल के लिए बहुत खराब, और इससे उन देशों को उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा बहुत छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल बाजू में है, नीचे है। अमेरिका में बहुत धमकी दिया है क्यूबा को, तुम इस एग्रीमेंट से बाहर मत जाओ। क्यूबा का राष्ट्रपति बोलता है मेरे देश के लोग बोलते हैं कि इस एग्रीमेंट में नहीं रहेगा, तुम्हें नहीं रहेगा, तुम तुम्हारे देश का देखो, मैं मेरे देश का। तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो उसने कहा करके देखो।
फिर हम भी तुमको बता देंगे कि हम क्या छोटा सा देश है। मुश्किल से 1 कोटि की लोक संख्या है, मुश्किल से 1 कोटि की लोक संख्या है, और इस दादागिरी से अमेरिका को जवाब मिला है। और एक दिन उसने सच में दिखा दिया कि अमेरिका कागज का शरीर दम नहीं है। क्यूबा ने अपनी आर्मी को अमेरिकन बॉर्डर में ट्रांसफर कर दिया, अमेरिका परेशान कर दिया। अमेरिका को लगा कि अगर ये क्यूबा खड़ा होता है तो उसके आजू-बाजू के देश भी खड़े होते, क्योंकि वो सब अमेरिका से करते हैं। और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वहां का राष्ट्रपति ना फिडेल कास्ट्रो, वो इतना लोकप्रिय है कि 28 साल से बराबर चुनकर आता, अकेला खड़ा होगा, कोई उसके रिस्पॉन्स में नहीं आता, 28 साल से बराबर चुनकर आता है। और अमेरिका को सरेआम धमकी देता है कि तुम्हारी हिम्मत करके देखो, हम बंदूक जो नहीं मानते, तुम्हारे देश की देखो, हम हमारे देश निकल गया क्यूबा का बंदियों से। और उनके सारे शर्त बॉल मार के, वायदा बजा के, शेयर बजा के सब खड़ा करके, और जो देश बहुत अच्छा है, 10 साल से प्रगति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो उस प्रयास क्या करना है? आप सबसे पहले एक फैसला करो कि कोल्हापुर सराफा एसोसिएशन का कोई भी कारीगर या व्यापारी हॉलमार्क नहीं लेगा। क्योंकि देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, दुश्मन से लड़ना है तो उसका बहिष्कार सबसे पहले, असहयोग सबसे पहले। दुश्मन को अपने घर में बुलाओगे फिर आप उससे लड़ने जाओगे, कभी हमारे हिंदुस्तान की कहानी ही ये दर्द है। हमारे राजाओं ने अगर अंग्रेजों को अतिथि बना के नहीं बुलाया होता तो ये देश 250 साल गुलाम नहीं होता। हमने ये गलती कर दी है भूतकाल में, भविष्य में करने की जरूरत नहीं। माने हॉलमार्क नहीं देना ये एक संकट है, तो फिर क्या करना पड़ेगा वो सोचना। जब आप हॉलमार्क नहीं दोगे तो ये जो देने के लिए घूम रहे हैं इनकी हालत होगी खराब, क्योंकि इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा। ये जो है ना आपके पास आते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, असली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के नीचे के एजेंट, असली कॉन्ट्रैक्टर को यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं। यहाँ पुणे में किसी ने कॉन्ट्रैक्टरशिप किया होगा, कंपनी में किया होगा, कंपनी में किया होगा, तो ये वो लोग हैं। इन्होंने वहां फीस जमा कराया, क्योंकि जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्टरशिप किया है ना वो 4 लाख लोग, वो कहते हैं तुम एक कुछ पहले पैसा जमा कर दो, तुम बांट पाते हो और बांट नहीं बांट पाते वो तो रखते हमको दे दो। तो इन्होंने बहुत पैसा भर के सब कॉन्ट्रैक्टरशिप किए हैं, इनको वो पैसा निकालने का है। इसलिए रोज आके आपके दिमाग में से भाई सोसाइटी में ले लो, भाई ले लो, भाई ले लो, और आपने अगर लेना बंद कर दिया तो फिर सरकार के पास जाएंगे, कहेंगे कंपलसरी कर दो। तो सरकार ने कानून बनाएगी, कानून बनाएगी तब उसके बाद हम लोग भी इसमें आएंगे, उतरेंगे। क्योंकि कानून बनेगा तो संसद नहीं बनेगा, और संसद में हम ऐसा हल्ला कर रहे हैं इस कानून के विरोध है कि ये पास ही ना। फिर सरकार क्या करेगी? कानून पास नहीं हुआ अगर संसद में, क्योंकि मैंने अभी से भारत के बहुत सारे खासदारों को इस बात से समझाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे कल्पना है कि अगले 3 साल के बाद कानून आते हैं तो 250 से ज्यादा खासदारों को मैंने समझा दिया कि देखो इसका खतरा क्या है। और पूर्वी भारत के जो खासदार हैं, बंगाल के, आसाम के, बिहार के, उड़ीसा के, उनको ये बात अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारीगर उसी इलाके में है। दागिने का काम करने वाले जो कारीगर है ना, सबसे ज्यादा बंगाल में, दूसरा नंबर उड़ीसा में, फिर बिहार में। उनको समझा दिया, उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा समझ करो जब कानून बनेगा तो हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। तो कानून वहां से नहीं बनेगा, बना तो राष्ट्रपति के स्तर पर रोकेंगे, उनका सही होने देंगे, और उनका सही होने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। उस समय आप सबकी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि वो पिटीशन मैं मेरे नाम से नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत मुझे सवाल पूछेगी आपको क्या लेना देना इस करने से, आपकी कोई दुकान है क्या, कोई फल है क्या, कोई कंपनी बेचना, कोई दुकान का कोई फल। तो मैं चाहता हूं उस समय आपका सराफा एसोसिएशन के नाम से लेके पिटीशन हम बनाएंगे, गारंटी आप करेंगे, नाम आपका रहेगा, क्योंकि कोर्ट का केस लेता है, वो की कहता है कि आप रोज इसी तरह के केस लेके चले जाते हैं, हमारे सबसे केस कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सब जज चेहरे से पहचानते हुए, तो वो कहते हैं
नया कुछ लेके आए। अभी थोड़े दिन पहले हम 2000 का एक केस लेके गए थे, 2 लाख जो हमने जीत लिया, उसमें सभी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को हफ्ता बना रहता है कसाईयों की तरफ से। आपको अपनी एकता बना के रखनी है और ध्यान इस बात का रखना है कि एक भी आपका व्यापारिक विभीषण न बने, एक भी, क्योंकि वो खतरनाक है। कितना भी आपको कोई आके लालच दे, आप बोलो जी हमको लेना नहीं, तुमको मत खराब कर लो, जाओ ना तुम तुम्हारा काम करो, 20,000 रुपये है नहीं हमारे पास रजिस्ट्रेशन का, और हमारे पास इतनी मगजमारी करने का टाइम नहीं है ताकि चलो तुम्हारे यहाँ जाकर बहुत। हमारा धंधा तो हम विश्वास पर करते हैं, परंपरा से हमारा चला रहा है, ग्राहक पर हमें विश्वास है, ग्राहक को हम पर विश्वास है। आप इसमें क्यों गुस्सा चाहते हैं? तो ये आप अपनी एकता कायम रखो, आपके बीच में से कोई भी ना ले। वॉलमार्ट और इसका एक ऐलान करा दो, 16 से सराफा व्यापारियों के बीच में ऐलान करा दो कि जब तक आप सब मिलकर फैसला नहीं करते, कोई भी एक व्यापारी वॉलमार्ट नहीं होगा। और अगर दिया तो उसी दिन उसका बहिष्कार करें। हमारे देश की ये परंपरा है कि समाज को एक रखने के लिए पहले जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कुछ नियम बनाते हैं, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा। जब नियम का पालन नहीं होता तो उसको समाज बहिष्कार करते हैं। तो जो व्यापारी ले लिया और उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं, ना सुख में ना दुख, और उसको बता दो कि भाई आपसे मेरा तेरा संबंध खत्म, अब तू तेरा मन और तेरा जान, हम तेरे साथ नहीं है, क्योंकि तूने विदेशियों का साथ दिया है। सीधी सी बात, उसकी बेटी की शादी लगाई जाना नहीं, उसके घर में कोई फंक्शन जाना नहीं, उसको अपने घर में बुलाना नहीं, छत मार के पागल हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद। ये क्या होगा? फिर उसको रियलाइज होगा कि मैंने कुछ गलती किया है, तो गलती ठीक करो, वापस से तो ऐसा थोड़ी एकता बना के रखनी पड़ेगी। और आप जानते हैं जब भी हमला होता है तो एकता बहुत जरूरी है। यदि विदेशी आकर बोलते हैं तो पहले आपकी एकता करो। यही बात मैंने जलगांव में थोड़े दिन पहले कही कि जलगांव सराफा एसोसिएशन ये संकल्प करे कि हम में से कोई हॉलमार्क मिलेगा नहीं। जब 2008 में कंपल्सरी होगा उसके लिए हम लड़ेंगे और उसको रोकेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, और उसको कंपल्सरी होने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें संविधान हमारे साथ, संविधान हमारे जो हमारी घटना है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमको ये अधिकार देता है कि हमारा ऑप्शन है, हम जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र है। कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि यही करो, नहीं तो घटना दुरुस्त करनी पड़ेगी सरकार को, और घटना दुरुस्ती की ताकत किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत लगता है। वो किस होती है तो मेरठ वालों को बताएंगे, मेरठ में तय होती है सांगली को बताएंगे, सांगली में तय होता है सतारा को बताना है। सभी सराफा एसोसिएशन को ये संदेश पहुंचाना है कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के भरोसे में बढ़ेंगे और हॉलमार्क नहीं देंगे। ये देखना। दूसरा काम क्या? रोज टीवी में जाहिरात आएगा, आप देखिए रोज, और वो जाहिरात आएंगे, एक जाहिरात आएगा और उसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी और ये हॉलमार्क वाले खर्च करेगी। उसमें ये बताया जाएगा कि जो हॉलमार्क नहीं है वो खराब अमीना नहीं है, ऐसा बताया जाता है, रोज उसको बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि जिसके पास पहले तो चीटर नहीं है वो चीटर है। आपको ये 2 बातों को खुलासा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक माहिती पत्रक बनाएं सराफा एसोसिएशन की तरफ से, और उस माहिती पत्रक में ये देना कि ये वास्तव में हॉलमार्क होता क्या है। उनको मालूम नहीं है, ग्राहक जो है ना वो जाहिरात से प्रभावित होगा, वो रोज टीवी में देखेगा कि हॉलमार्क जिसको लगा है वो अच्छी है, जिसको हॉलमार्क नहीं वो खराब है, रोज जाहिरात आएगा। और रोज संडे को भी आता भी है ना टीवी पे, सरकार ने कोई धारावाहिक बनाया है, कोई सीरियल बनाया है जिसमें एक लड़की है वो रोज यही बताती है कि आपका ये अधिकार कंज्यूमर का, वो कंज्यूमर अधिकार से ज्यादा व्यापारियों को हिट करने का धंधा है, चोर बेईमान को साबित करने का धंधा। तो टीवी जाहिरात होगा, सिनेमा में जाहिरात आएगा, अखबार में जाहिरात आएगा, वो जाहिरात पढ़ के ग्राहक आपके पास आएगा और वो पूछेगा कि चक्कर क्या है, तो आप तैयार रखो एक माहिती पत्र
मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, जिस भाषा को ग्राहक समझता है और उसको दे दो पढ़कर कि भाई इसको पढ़ो, ये चक्कर क्या है तो ये ले लेगा, विद्यार्थी हमारा जो यहाँ का स्थानीय सत्य है वो आपको दे देगा, लगे तो उसी को रिप्रिंट आप कर सकते हो, हमारा नाम का अपना नाम नहीं, हमारा उसको कोई कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। तो आप उस पत्रिका को लेकर एक पत्रक बनाकर कुछ आपको, हमारे पुणे में एक संयोजक है संजय प्रदेश, उनके पास वो पत्रिका अभी 100-150 की संख्या में है, वो आप मंगा दो अगर यहाँ नहीं मिले, संजय प्रदेश का फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से बनाकर उसको, हमने तो वो बनाई है हिंदी में, लेकिन आप मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, दूसरी भाषा में करके ग्राहकों के लिए उसको रखो। एक दूसरा एक काम और करने का है, अभी आपने जो सभा किया था ना, ये आपकी है सराफा व्यापारियों, आप ऐसी एक सभा रखो ग्राहकों, उनको मैं समझा आपके हरेक के कुछ ना कुछ ग्राहक को, आप सभी व्यापारियों के 100, 200, 500 ग्राहक समूह के फिक्स एक बार उसको जाहिर निमंत्रण दे सकता और मैंने तो उदाहरण के किसी मैदान में ये विषय मैं उनको समझाऊंगा और अगर वो समझ रहे तो वो आपके साथ रहेगी, फिर सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़। ग्राहक और व्यापारी ये दोनों अगर एक हैं तो दुनिया की थोड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़। सरकार भी उनके साथ जाए और हॉलमार्क वाले भी सरकार के साथ मिल जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़। जब ग्राहक कहेगा कि मुझे चाहिए नहीं हॉलमार्क तो सरकार को और ग्राहक ये कह देगा अगर उसको ठीक से समझा, क्योंकि इसमें ग्राहक का कोई हित नहीं है, कोई भला नहीं, उसको एक तो खर्चा ज्यादा लगेगा क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो ग्राहक से ही ट्रांसफर होगा, उसको खर्चा ज्यादा लगेगा और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो टूटेगा, आपका उससे जो संबंध है वो टूटेगा और समाज में संबंध अगर टूट जाए तो समाज नहीं चल सकता, देश भी नहीं चल सकता। तो दूसरा काम आपको ये करें, तो अभी से संपर्क बनाकर आप बांटना शुरू करो, ग्राहकों के दिमाग में थोड़ा ये प्रश्न आना शुरू हो, 2-4 महीने जब आपको लगे कि काफी ग्राहकों को बात पहुंच रही है, तभी आप उनकी एक सभा बता दो, 1500, 2000, 5000, 10,000 जितने भी ग्राहक इकट्ठे होते हो उनको मैं सरल भाषा में ये समझाऊंगा और इस पर मैंने सीडी बनाई, सीडी फिल्म बनाई, वो मैं उनको दिखाऊंगा और पूरा डेटे यूरोप और अमेरिका में ये क्यों आया, क्यों लाया गया, हमारे देश में इसकी क्या आवश्यकता है या नहीं है, वहां की परिस्थिति क्या है, यहाँ की परिस्थिति क्या है, वो पूरी बात जब उसको समझ में आ जाएगी वो खुद ही कहेगा कि हमको हॉलमार्क नहीं चाहिए। जब उसने कहना शुरू किया तो इनको हम बात लेके हॉलमार्क देने वालों के सामने अभी तुम बोलो, ये खरीदने वाला है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम कौन होकर जबरदस्ती कहने वाले हॉलमार्क। तो सरकार की तरफ से जो अभियान चला है ये हम काउंटर कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं सरकार में ताकत नहीं, बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर सरकार है कि जरा भी कोई धमकी आने के तुरंत सामने से सरेंडर करते और ये अच्छा मौका है हमारे। पहले सरकारें इतनी कमजोर नहीं होती, अभी बहुत कमजोर, क्योंकि हर समय गिरने का डर है। अभी जो सरकार चल रही है उसमें 23 पक्ष है जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक पक्ष भी निकल आए बाहर धड़ाम से फिर किया। तो जब जिसके मन में आता है सरकार को घुमाना है और जिस सरकार में कई राजनीतिक पक्ष ऐसे हैं जिनको हॉलमार्क नहीं होना वही अच्छा है, ये उसका ओपिनियन बन गया है। तो ये सरकार को डर है गिरने का और गिरने का डर जब तक सरकार को है तब तक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो फुल मेजोरिटी की सरकार होती है ना वो बहुत खतरनाक है और जब भी भारत में चुनाव होता है और रिजल्ट आते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला मुझे बहुत खुशी होती है, बुढ़ाई का नहीं चलता मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला माने की सरकार को कभी नहीं गिराया जाता, किसी भी मुद्दे से छुपाया जाता और ऐसा हमने कई बार करते हैं। इसलिए सरकार कमजोर है, इसमें ज्यादा दम नहीं है, लेकिन वो मुझे बुला नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने 2 कैसेट बनाए, 2 घंटे, 1-1 घंटे की 2 कैसेट, वो कैसेट यहाँ भी है, आप लेके जाओ और उसकी कॉपी बनाओ, 1000, 2000, 5000, मेरा कोई कॉपी राइट नहीं करना आपसे।
सबको कॉपी करने का राइट है। उसकी कैसे कॉपी करके आप अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दो, ग्राहकों के साथ आपके दूसरे व्यापारियों को देना शुरू कर दो, सांगली के तरह का व्यापारियों को दे दो, मेरठ के तरह का व्यापारियों को दे दो। कम से कम इतना करो कि 2-4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में वो पहले जाए। ये जब पहले आएगी तो फिर आप एक ऐसी तैयारी करो कि पूरे महाराष्ट्र का जो सराफा एसोसिएशन है उसकी एक सभा बुलाओ और उसमें ये नक्की करो, तय करो कि कोई महाराष्ट्र का व्यापारी हॉलमार्क नहीं देगा। पहले तय करो कोल्हापुर का नहीं देगा, फिर तय करो मेरठ का नहीं करेगा, जलगांव का नहीं करेगा, एक शहर का, फिर मिलना पूरे महाराष्ट्र का, फिर थोड़ी आगे बढ़ते पूरे गुजरात का। तो सभी राज्यों से अगर ये होने लगा, सरकार से कोई कम नहीं। वो तो 2 मिनट में कहेगी भाई तुम नहीं लेते तो छोड़ो, हमारा ये डिपार्टमेंट कब तक। जैसे शुरू में ISO का चक्कर चला था, नए लोगों ने बहुत ले लिया। अब उनको जब खेल समझ में आया आपको ये ले रहा है तो ISO वाले भारे खेलते हैं, काम घूमते हैं, मुझे बहुत लेते हैं। तब भी मैंने सबको ये समझाया था कि ये लोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है, जो देने वाले हैं वो धंधा करने के लिए बैठे। अब समझ में आया होगा। तो ये जो हम वहां धोखा खा चुके हैं उसका यहाँ पर उपयोग करें तो शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल बस एक ही जगह है, आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए, आपके आपस के संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। हमने सामूहिक रूप से संकल्प किया वो सबको दिखाना है। और दूसरी एक निवेदन और कर दूं कि मैं तो आया आपको जो समझा के गया, बहुत लोग आएंगे आपके बीच और देने वाले भी आएंगे और ये बड़े बड़े धंधे में लगे हुए लोग भी आएंगे, वो आपको समझाएंगे तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। कोई करोड़पति आकर आपके सामने बात कर रहा है तो वो बहुत सच होगी, ये नहीं आपकी आत्मा क्या कह रही है, अंतर आत्मा क्या कह रही है। मेरी अंतर आत्मा ये कहती है कि हजारों साल की परंपरा से जो विश्वास बना है आपका तो ग्राहक था, अगर हॉलमार्क इसमें घुसा तो ये घुसता है ये सबसे बड़ा नुकसान। हॉलमार्क 20,000 रुपए का ले लिया, 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उसके लेते ही जो विश्वास टूटेगा मैंने बताया, ग्राहक कहेगा अच्छा अभी तक आपने बिना हॉलमार्क का दिया, इसका मतलब घटिया था, अब हॉलमार्क वाला ज्यादा अच्छा है, जबकि ये ज्यादा कीमत जिसमें हो सकती है वो आपकी जानने में नहीं जानता हूं। तो ये विश्वास सब निकल जाएगा, हमें वो विश्वास करना है। ये मेरी आपसे विनती है और यही मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इस संदेश को तेजी से जितना फैला सकें फैलाइए। मैंने सबसे पहली सभा इस विषय पर नागपुर में की थी। आज मुझे खुशी है कि नागपुर से होकर जलगांव में हुई, जलगांव के बाद में कोल्हापुर हुई, कल को सांगली में होगी, औरंगाबाद में होगी, धीरे धीरे सब महाराष्ट्र में संदेशा पहुंचेगा, बाद में गुजरात में और दूसरे राज्यों में, और साल भर में हम एक माहौल पूरे देश में बना देंगे कि बहुत सारे सराफा व्यापारी खड़े होकर कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए और सरकार को हमें इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की अगर सहयोग नहीं है सरकार कुछ नहीं। और ये बात महात्मा गांधी हमको सिखा कर गए कि जब सरकार बहुत अत्याचार करने लगे तो सहयोग करो और बहिष्कार करो, 2 मिनट में सरेंडर कर देते। और गांधी जी ने इन 2 हथियारों से अंग्रेजों को सरेंडर करा दिया। तो ये लोग नहीं है तो आगे अंग्रेजों की ताकत को 50 देशों में राज चल रहा था उनका, गांधी जी ने उनको भी सरेंडर करा दिया। मनमोहन सिंह का राज को 50 देशों में नहीं चलता है, भारत में भी ठीक से नहीं चल पाता है। तो ये तो 2 मिनट में सरेंडर कर देंगे, इसमें दम नहीं है। आपकी एकता अगर बड़ी है, ग्राहकों का आपसे जुड़ाव है तो ये बिल्कुल आसान है। और तीसरा आखिरी काम ये करो, आज से आपके ग्राहकों को बोलो कि देखो भाई एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड दे, 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड दे, किसको? उपभोक्ता मामलों के मंत्री, उसमें ग्राहक लेके आप लोग देखो, ग्राहक लेके कि हमसे बिना पूछे आप लोग हॉलमार्क कैसे लाएंगे। ये तो ग्राहक की परमिशन से आने था, सरकार तो मैनेजर है, मालिक तो हमें। हम वोट देते हैं, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, मालिक तो हम है। हमने तो नहीं कहा आपसे कि हॉलमार्क किया, किसी ग्राहक ने कहा, मैं ग्राहक हूं, मैंने आज तक नहीं कहा कि आप हमें हॉलमार्क चाहिए। मेरी आई ग्राहक है, उसने आज तक नहीं कहा हॉलमार्क चाहिए। हमारे देश के करोड़ों ग्राहक हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा। मुझे याद नहीं है कि कभी
कभी किसी गांव में रैली हुई हो मुंबई में, दिल्ली में, ग्राहकों की तरफ से कि हॉलमार्क होना ही चाहिए, ऐसा हमने तो नहीं कहा। कुछ उपभोक्ता संगठनों ने जरूर कहा, लेकिन उन्होंने क्यों कहा वो भी मैंने उनसे पूछा, तो कहते हैं हम तो चलाते हैं विदेशी पैसे से अपना न लगाए, तो वहां से भी इंस्पेक्शन आता, हम भी कोई कहते हमको आई नहीं है। एक उपभोक्ता संगठन को मैंने पूछा तुमने कैरेटोमीटर देखा है, तुमको मालूम है वो सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर ये काम करता है? जिंदगी में कभी कैरेटोमीटर नहीं देखा, लेकिन अभियान चला दिया कैरेटोमीटर लगाओ, कैरेटोमीटर लगाओ। मैंने कहा भाई कैरेटोमीटर में ज्यादा रीडिंग होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जब खराब हो जाए तो कुछ का कुछ बताना चालू कर दे। आदमी का दिमाग जल्दी खराब नहीं होता, मशीन का नहीं होता। एक छोटे से हिस्से को ही चेक कर सकता है, वो शायद 0.5 मिनट का हिस्सा भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बीम है वो ज्यादा जा नहीं सकती है। बीम तो सेंट्रलाइज होती है, एकदम छोटे से हिस्से पर होती है, तो सपोज करो कि जिस हिस्से पर बीम डाली को खड़ा है, बाकी खोटा है, कोई पता ही नहीं कर सकता, और आप लोगों ने कैरेटोमीटर से चेक कराया, इसमें सबसे ज्यादा खोटा है। तो आप अपने ग्राहकों को अगर ये समझाना शुरू कर दें तो उनकी समझ में बहुत आसानी से आ जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि हाथ से छूकर और आंख से देखकर जितना अच्छा परीक्षण होता है वो कोई मशीन नहीं कर सकती। हाथ से छूकर और आंख से देखकर, क्योंकि ईश्वर ने हमको जो पंचेंद्रियां दी है उनमें से स्पर्श और दृश्य सबसे प्रभावकारी है। तो हम तो हाथ से छूकर आंख से देखकर बता सकते हैं कि ये सोना कितना खरा है, कितना सोना है। मशीन तो कभी उल्टा नहीं बताती। दिल्ली में अभी एक दुकान में मैं गया था, बहुत बड़ी दुकान है, कौन सा जिनका रोज मीट में जाहिरात आता था, कौन सा ज्वेलर है, बीबी ज्वेलर, इनकी दुकान पर मैं गया था। संयोग से कैरेटोमीटर खराब हो गया, संयोग से खराब हो गया, कुछ का कुछ रीडिंग आ रहा है। मैंने कहा भाई इसको भेज दो, नहीं तो आपका भी दिमाग खराब होगा, ग्राहक का भी खराब, क्योंकि ये जो रीडिंग दे रहा है वो वास्तविक नहीं है, और इसके खराब होने के चांस इतने ज्यादा है, थोड़ा बारिश जाती हुई और ह्यूमिडिटी बड़ी मौसम तो उसी समय के खराब है। ह्यूमिडिटी माने समझते, मौसम में थोड़ा नमी बढ़ गई, नमी। ये कैरेटोमीटर यूरोप में आया, अमेरिका में आया, क्योंकि यहाँ के मौसम में नमी नहीं है, सूखा ही सूखा है। जहां नमी बहुत है मौसम में, वहां ये खराब हो जाता है। बारिश से 4 महीने में बिल्कुल सही बात कहेगा, भरोसा नहीं। और कैरेटोमीटर बनाने वाली कंपनियां खुद कहती है कि हमारी ये लिमिटेशन, हर मशीन की एक लिमिटेशन होती है, उनकी अपनी लिमिटेशन है। वो एक पॉइंट को चेक कर सकता है, पूरे दागिने को कभी चेक नहीं। तो ये ग्राहक को अगर आपने बता दिया कि भैया ये तो इतना बड़ा दागिना है, इसके एक ही पॉइंट को ये चेक कर रहा है, जरूरी नहीं है कि पूरा दागिना वैसा ही हो, इससे अच्छा एक बात को भरोसा करो तो मान लो, क्योंकि अब तक तो बिना कैरेटोमीटर के ही खरीदता आया है। ये तो सरकार ने फालतू का लगा दिया हमारे पीछे कि कैरेटोमीटर लाओ, स्टैंडर्ड बढ़ता है, ये नहीं आओ, स्टैंडर्ड उससे नहीं बढ़ता है, चीटिंग बढ़ती है। और यूरोप में बहुत चीटिंग इसी कैरेटोमीटर से होती है, और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चीटिंग किसी से होती है। आपस में कोई भी मतभेद ना हो जाए, मतभेद हो जाए तो उसको समझाने की कोशिश करें, मतभेद ना हो, और कोई चुपचाप जाकर हॉलमार्क न लेके आया, ले आया तो उसको सामाजिक बहिष्कार करके तुरंत बता दो कि दूसरे का भी वही होगा। और तीसरा, ग्राहक को थोड़ा समझाना शुरू कर दो, और बाकी काम ऊपर के स्तर पर जब केस करने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, पार्लियामेंट में बिल को रुकवाने का, खासदारों को माहिती देने का, वो सब हम और हमारी संस्था करने ही वाले हैं। और हमने तो ये संकल्प पहले से लिया ही हुआ है। हमारी तो लड़ाई हर विदेशी कंपनी के खिलाफ है, चाहे वो हॉलमार्क लेके आए या भारत में कोई परदेशी कंपनी कदम रखे किसी भी। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप नीचे से हम ऊपर से दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर लड़े तो जरूर इससे हम सफल हो जाएंगे। असफल होने की कोई बात नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जब हमने सरकार को झुकाया है, सरेंडर कराया है। अभी गोरक्षा के सवाल पर मैं आपको बताता हूं, 58 साल से सरकार गाय की हत्या करा रही है।
उसके पहले अंग्रेज सरकार गाय की हत्या करती। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने कतल खाने भारत में चलते हैं उन कतल खानों में अपना पैसा सरकार करता है। कैसे लगाते हैं? कोई व्यक्ति कतल खाना खोलना चाहे, सरकार उसको कंप्लीट सब्सिडी देती है, 100% सब्सिडी। अगर आप कोल्हापुर में कतल खाना खोले तो जितने रुपए का कतल खाना बनेगा उतना पूरा रुपया सरकार आपको देगी, आपका कतल खाना फोकस न होगा। और आप कोल्हापुर में गौशाला खोलो तो सरकार इतनी हराम हो रही है, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। गाय पालने के लिए नहीं, गाय काटने के लिए पैसा। 58 साल से यही चल रहा है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। पिछले 7 साल से केस चालू था। 3 संस्थाओं की तरफ से हमने केस किया था कि सरकार करवा रही है गाय का कतल, कसाई तो कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही है सब्सिडी। तो सरकार की सब्सिडी के प्रश्न पर जब केस खुला और उनके सारे तर्क हमने ध्वस्त किए तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत में एक भी गाय नहीं करनी चाहिए, और अगर कहीं तो सरकार की जवाब। अब सरकार दौड़ना ही नहीं, क्योंकि इस जजमेंट को कानून बना के लागू करने में उनको तकलीफ आ रही है। तकलीफ क्या आ रही है? बहुत पुरानी है, जिन्होंने 2000 से पैसा बनाया है और बना रहे हैं, मीट एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत पुरानी है। उनके कतल खाने चलते हैं, अब उनका धंधा बंद होने का मौका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर कानून नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा हर राज्य में। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम तो जल्दी से बनाएंगे, राष्ट्रपति का सहयोग कराएंगे, कर्नाटक में भी होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप में ईमानदारी है, संकल्प है, सच्चाई के साथ है तो कोई भी सरकार आपके सामने 58 साल में जो गाय की हत्या चल रही थी, सरकार जिसमें लगी हुई थी, आपको बंद हो जाएगी थोड़े दिनों में। गाय ही नहीं, गाय वंश का कोई प्राणी अगर कटा तो पुलिस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री किसी की भी ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गाय गुजर गई उसके ऑफिसर की जिम्मेदारी के साथ। तो ये हुआ है, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। कभी भी आप निराश मत बनिए, कभी भी ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। आप ईमानदारी से संकल्प के साथ एकता बनाकर चलते चले जाइए, हर काम होगा। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करके आया कि आप अपने बीच में पहले एकजुट बनिए, संकल्प ले लीजिए कि हम जब तक सब मिलकर तय करेंगे कोई और मार्ग नहीं देगा, और ये माहिती धीरे धीरे दूसरे गांव में चलाना शुरू करिए। मैंने इसके लिए जो कैसे बनाए हैं वो आप ले जाइए, मेरे स्टॉल में है, उनको बांटिए, कॉपी करिए, हजारों की संख्या में लोगों को दीजिए। और वो एक पत्रक है जो आपसे कहा बनाने के लिए, वो पत्रक हमने बनाया, हमारे बनने का है, आप उसे बना लीजिए, पूरा ऑफिस में पड़ा हुआ है, संजय प्रदेश को फोन कर दीजिए, वो भेज देंगे और आप फिर उसकी रीकॉपी करिए, रीप्रिंट करिए, हजारों लाखों की संख्या में छापिए और बांटना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन में ग्राहकों को जब मुझे समझ आ जाए तो ग्राहकों की एक सभा बुलाइए, फिर उसमें मैं उनको ये समझाऊंगा। तो आप व्यापारी और ग्राहक के एकजुट हो गए तो फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और शायद हम उसमें जीत पाएंगे। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। और एक छोटी सी चलते चलते बात, और फिर आपके कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर जरूर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करें तो उसके लिए एक छोटा काम और करें कि आपका मन, बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे। ये बहुत आवश्यक है। कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मन, बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे, क्योंकि बुद्धि से मदद मिलती है सोचने में, मन संकल्प कराता है और शरीर उसको वाहन बनाता है। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है, चाहे कृषि की कमी नहीं, कोई भी बड़ा काम करने के लिए निकलो तो पहले स्वयं स्वस्थ बनो, तब ये काम आसान। नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंटल टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर, और वो करने वाले बैठे हुए, और इस मेंटल टॉर्चर में कोई टूट जाता है तो वहीं से काम खराब होता है। तो आप मेंटली साउंड रहे, मानसिक रूप से आप में शक्ति रहे और शरीर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहे। इसके लिए मेरी एक छोटी सी बात है जो आप स्वीकार कर सकते हैं। आप अपने रूटीन को थोड़ा व्यवस्थित करिए, खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करिए, ताकि बड़ा काम करने की शक्ति आपको मिले। थोड़े दिन में क्या होगा कि जब आप पूरी ताकत से लग जाएंगे
तो वर्षांत वाले नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्होंने वहां करोड़ों ऊपर भर रखा। ये बुधारियों को रिश्वत देते हैं वो समय आपको और ज्यादा मानसिक शक्ति की जरूरत होगी। तो आप अभी से थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें तो ये आपका आ जाएगा। शरीर बहुत सुरक्षित रहे, रेजिस्टेंस वाला रहे और मन में शक्ति बहुत रहे, मजबूत रहे। इसके लिए 4 उपाय हैं। सबसे पहला कि आप भोजन के बाद पानी पीना बंद करें, 1 घंटे के बाद पानी पीना। भोजन के बाद कुछ पीना पड़े तो ताक पियो, दूध पियो, जूस पियो, पानी 1 गिलास के बाद। क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब आता है जब आपका खाया हुआ भोजन पूरा पच जाता है। जो कुछ खाया है उसका पाचन होना बहुत आवश्यक है और पाचन होने के लिए 1-1.25 घंटे का समय लगता है। और भोजन के पाचन होने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो पानी है। क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए पेट में गर्मी लगती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। और पानी अगर पिया तो वो अग्नि शांत होती है तो फिर पचता नहीं। तो आयुर्वेद का सरल सूत्र है कि शरीर को तंदुरुस्त रखना और मन को ऊर्जावान बनाना। तो इसके लिए भोजन के बाद पानी नहीं पीना, 1 गिलास के बाद। ये नियम आप धारण करो तो आपकी 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी। मन, बुद्धि, शरीर तीनों एक साथ आता है। दूसरा एक नियम है कि पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना, हमेशा कोमल ठंडा गुनगुना पानी। कभी भी पीना तो कोमल ठंडा गुनगुना, जितना गर्म चाहिए उतना गर्म पानी। ठंडा कभी भी पीना, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ठंडा पानी। और ठंडा पानी पीने से दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ होती है कब्जियत, पोस्ट बंद होता है कॉन्स्टिपेशन, और उसमें से दूसरी बहुत सारी बीमारियां निकलती हैं। तो ठंडा पानी कभी ना पीए, हल्का कुछ गर्म पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी। तीसरा नियम, पानी कभी भी एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, सिप करके पीना, घूम घूम कर पीना। एक बार में 1 से पिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा। 1 गिलास पानी पीने में 15 मिनट लगा, एक साथ 1 मिनट में नहीं। रजिस्टेंस सबसे कम इसी से होता है, लगातार पानी। तो पानी भूख पीना, हल्का कोमल पीना, भोजन के बाद नहीं पीना और सवेरे उठ के सबसे पहले पानी पीना। तो ये 4 नियम का पालन आप करेंगे तो बाद में फिर आप तीनों आपके संतुलित रहेंगे। और इस 3 के संतुलन से ही रेजिस्टेंस आता है, प्रतिकार शक्ति आती है और मन, बुद्धि, शरीर तीनों एक साथ मिलाए रहता है। आप ये मेथी दाना तो रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ाता है। मेथी दाना छोटा छोटा पीले करना होता है, उसको रात को पानी में डालें, सवेरे उस पानी को पी लें। तो ये मेथी दाने से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है और खून को बराबर साफ करती रहती है। अगर आपका खून स्वच्छ है, पवित्र है, तंदुरुस्त है तो कोई बीमारी नहीं कर सकता। और थोड़ी शरीर में कहीं कोई कमजोरी होगी तो ये मेथी दाना बिल्कुल ठीक है। जैसे डायबिटीज है तो सबसे कमजोर शरीर डायबिटीज आदमी का होता है। मन भी कमजोर होगा, शरीर भी कमजोर होगा। आप में से किसी को भी डायबिटीज है तो हाथ से मेथी दाना पानी में डालो, सवेरे पानी। और इस मेथी दाने से घुटने का दर्द जाएगा, कमर का दर्द जाएगा, डायबिटीज चली जाएगी, मन, बुद्धि, शरीर तीनों तंदुरुस्त बनेंगे। और अंत में ये मेथी दाना आपको वज्र जैसा बना देगा। शरीर एकदम इतना कठोर हो जाएगा कि आसानी से कोई दूसरी बीमारी नहीं आ सकती। ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे स्वयं घर में, दालचीनी। दालचीनी का पाउडर शहद के साथ या गर्म पानी के साथ लेंगे तो भी शरीर से 48 रोग जाएंगे, शरीर दुरुस्त करेंगे। हमारे घर में ऐसी एक बहुत अच्छी औषधि है हल्दी, स्वयं घर। हल्दी नियमित रूप से आप प्रयोग करो, थोड़ा दूध में डाल कर लेते रहो, बहुत सारी बीमारियां कमी आती है। और ऐसे ही हमारे स्वयं घर में बहुत अच्छी औषधि है जीरा। पेट की कोई तकलीफ हो जाए, जीरे का पानी नहीं। हमारे स्वयं घर में 148 औषधि है, उन पर बराबर नजर रखो। कभी भी तकलीफ हो जाए तो उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से आप दवा आपको ये सब रेजिस्टेंस को कम करने वाली है। एलोपैथी में एक भी औषधि नहीं है। वो एलोपैथी वाले को कहते हैं हमारे पास जहर है, वो खुद कहते हैं। और आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी में घूमते रहते। एलोपैथी में कभी भी संपूर्ण स्वस्थ नहीं रहते। संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में ही संभव। और आयुर्वेद का सबसे अच्छा
हमारा रसोई घर में स्वयंपाक घर में तेल है, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करो। और अंत में बन सके तो अगर शरीर को अच्छे से ताकतवर मन बुद्धि संकल्प के साथ चले, गोमूत्र थोड़ा पीजिए, देसी गाय का बहुत तंदुरुस्त बनाता है। मैं 6 साल से हजारों लोगों को इसका प्रयोग किया, अद्भुत शक्ति आती है गोमूत्र। मरे हुए देश की स्थिति में पड़े हुए पेशेंट चलना शुरू करके 8 घंटे में गोमूत्र रहता है, तो 25-30 मिलीलीटर गोमूत्र सवेरे कभी आप ले सकते हैं। खाली पेट बीमारी है तो जरूर लो, नहीं है तो भी ले। बीमारी कुछ भी हो, नाम उसका कुछ भी हो, वो सभी गोमूत्र से ठीक होने की कैपेसिटी रखते हैं। गोमूत्र में 70 औषधियां हैं और वो पूरे शरीर को दुरुस्त करने के लिए काम है। तो ये थोड़ा आपको लेकिन सावधानी से देखिए कि जो गाय का दूध लेना वो देशी गाय है, जैसे विदेशी है, क्योंकि विदेशी गाय का कुछ काम कर रही है, दूध भी उसका काम नहीं, दूध भी काम। देशी गाय का भी दूध काम का है, विदेशी गाय का दूध लेकर उल्टा परिणाम है, रोग जास्त हो जाता है। देशी गाय में दाल रानी का किल्लारी, खरपालकर, साहिवाल, कांकरेज, देवनी, अमृतमहल, जो भी हमारे इलाके की गाँव में गाय है उसका ही है। आप बोलोगे कि देशी गाय कितनी है, तो एक गौशाला में बता दो, सब लोग मिलकर एक छोटा सा फंड इकट्ठा करो, एक गौशाला बना दो, दूध भी मिलेगा और उसका शेड मिलेगा तो शेड गरीबों को दे देगा, उनको भी लाभ हो जाएगा। यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय के शेड से ही अच्छी खेती हो जाएगी। तो समाज का भी भला कर पाएंगे और आप अपना भी भला कर पाएंगे। और दूध कभी भी पीना तो गाय का ही पीना, भैंस का नहीं करेंगे, क्योंकि भैंस का दूध पीने से आपने शक्ति ही नहीं रहेगी कुछ कर सकते। हमारे देश के लोगों ने 20-25 साल से भैंस का दूध पीना शुरू किया तो ये हाल है, जहां देखो वहां गिरावट 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 गिरावट। कारण इसका क्या? भैंस का दूध तामसिक, और वो तामस वाला दूध पी के सबकी बुद्धि भी कैसे हो, जैसी भैंस है वैसे भैंस जैसी बुद्धि सबकी हो। इसलिए आपकी गलती में मत, और भैंस को देख लो ना समझ में आ जाएगा, कहीं घड़ी हो जाए, हटती नहीं अपने से, डंडा मारना पड़ता है तो हटती है, सामने से कट आ जाए, पीछे से बस आ जाए, हॉर्न नहीं बजा तो भी हटती है, क्योंकि अकल नहीं है उसको, बुद्धि नहीं है उसको। भैंस कभी भी कीचड़ में जाके बैठेगी, गुस्से को निकलती नहीं है, और इतनी मूर्ख होती है कभी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है। एक भैंस का बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरे का पहले के साथ चला आता है, और भैंस का बच्चा बनता है, उसको भूसा भर के खड़ा कर दो तो दूध दे देती है, भाई नहीं जो भाई जाती है। तो ऐसी भैंस का दूध मत पियो, और आप राम के पास जाए, बलराम के पास जाए, भैंस सिर्फ यमराज में पाली है, सोचो। और मुझे बड़ा दुख होता है, बोला तो आता हूँ तो भैंस ही भैंस दिखाई दे रही है, सब लोग भैंस का दूध पी रहे हैं। तो इसलिए बोला थोड़ी बदल दो, आप थोड़ा गाय ज्यादा रखो, गाय का दूध पियो, तो ये आगे आपको शरीर के काम आएगा और भारत की आने वाली जनरेशन के भी काम आएगा। और मैं इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए अभी तैयार हूं। आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर मैं देने की कोई कोशिश करूँ। अब ईमेल पर काम करते हो, कंप्यूटर पे तो ईमेल एड्रेस कभी भी प्रश्न का ये सेशन है, हमेशा मैं आपके उत्तर के लिए तैयार करूँ। मेरा फोन नंबर है 9448114531 और इसमें सबसे आगे तो मुझे जरूर लगता है, क्योंकि मेरा सेमिनार कर्नाटक का है, इसलिए वो मुझे तो ये वो फोन नंबर। एक और दूसरा फोन नंबर लिख लीजिए, वो मेरे ऑफिस का है, वर्धा ऑफिस का, जो हमारा मुख्य कार्यालय है, 07152 07152 एसपीडी कोड, और फोन नंबर है 560373 ये ऑफिस। पता मेरा है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा, बस इतना ही। राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा, सेवाग्राम गांव है वर्धा जिले, पिन कोड 442-102, नीचे महाराष्ट्र। और अगर ईमेल एड्रेस लिखना हो तो ईमेल एड्रेस है राजीव
दीक्षित RAJIDDIXIT ये एक ही शब्द है, राजीव दीक्षित ABA @radismail.com। तो पत्र लिखकर फोन करके या ईमेल से कभी प्रश्न पूछते। अभी आपने प्रश्न ये तो मैंने भविष्य मेरे मन में शंका है, उसका मैं निरंतर चाहता हूँ। मेरा प्रश्न वाद्य बजा पे वाद्य बजा पे ध्यान दें सब आ रहे हैं। मेरे को लगता है उसमें एक फायदा है, जो भी जाकर सोने बजा को मतलब उससे जुड़ी है। आज वाद्य बजा में दाल है, दाल का भाव 25 रुपये से उठकर आज 40 रुपये है, आपको मालूम नहीं। और अब 40 रुपये दाल है, वो जो दाल शेतकरी वर्ग बनाता है उसको इसकी आमदनी बढ़ती है, इससे शेतकरी वर्ग की आमदनी बढ़ती है। और आपने व्याख्यान में कहा है, खुद आपने कहा जो शेतकरी वर्ग है उससे आप सोना व्यापार जुड़े थे, उनके घर में शादी है तो हमारा सीजन है, या सब जानते हैं। तो अगर उनके पास पैसा था, हमारे पास जो पैसा आएगा तो मैं इसका आपको आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस वस्तु आने से भाव बढ़ता है और शेतकरी की आमदनी उससे बढ़ती होगी तो महाराष्ट्र में कोई शेतकरी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। महाराष्ट्र में 70 लाख शेतकरी कापूस उत्पन्न करते हैं, सबसे ज्यादा शेतकरी कापूस के लिए महाराष्ट्र। फिर दूसरा है 45 लाख शेतकरी दूध उत्पन्न करते हैं, लगभग 47 लाख शेतकरी हैं जो ज्वारी बाजरी गेहूं उत्पन्न करते हैं और मुश्किल से 5 या 7 लाख शेतकरी हैं जो उड़द की दाल निकालते हैं। तो ये महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा शेतकरी है कापूस से। कापूस फायदा बाजार पर है, आपको मालूम है। खेती उत्पन्न में सबसे पहले कापूस ही आएगा फायदा। आज स्थिति ये है कि 5 साल पहले कापूस को 2600 रुपये क्विंटल भाव था, अभी वो 1700 रुपये क्विंटल। तो ये वायदा बाजार आसमान में चढ़ा के जमीन में जब गिराता है ना तो अंत में आत्महत्या करेगा। शेतकरी समाज ने क्या किया मैं बताता हूं। जब वायदा बाजार शुरू हुआ ना 5-6 साल पहले, सबसे पहले कापूस आ गया, परिणाम हुआ 2600 रुपये 2700 रुपये क्विंटल भाव मिला, सरकार ने नहीं दिया। शेतकरी वर्ग को क्या लगा कि कापूस बहुत जास्ती करो, भाव थोड़ा मिला कापूस ही कापूस। 70 लाख शेतकरी अपनी बाकी सब खेती छोड़कर कापूस को लगा। अंत में क्या हुआ, वायदा बाजार में भी जो खिलाड़ी है ना वो भी कुछ दिमाग रखते हैं, उन्होंने यहाँ के 70 लाख शेतकरी को कापूस से लगा के आराम से उस बाजार को गिराया, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है सरकार की। तो जो 2600 रुपये क्विंटल का 1700 रुपये क्विंटल हुआ। अब स्थिति यह है कि जो शेतकरी ने बाकी सब बंद कर दिया कापूस आधारित खेती, उसको फिर थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा अच्छा अभी तुम ऐसा करो बीटी कॉटन करो, तो बीटी कॉटन लगा दिया। 50 रुपये का पहले बीज आता था, अब 1800 रुपये का आता है। अब बीटी कॉटन करो तो ये खत लगाओ ये खत लगाओ, परिणाम ये हुआ कि शेतकरी को 1 हेक्टेयर खेती में 12,000 रुपये का खर्चा हो गया और 1 एकड़ खेती में जो कापूस उत्पन्न होकर बाजार में बिकता है तो 8,000 7,000 9,000 का मिलता है, 12,000 खर्चा है। अब वो 3,000 का जो घाटा होता है वो पूरी करने के लिए कर्ज लेता है और कर्ज का ब्याज भरता है, फिर कर्ज लेता है और जब देने की ताकत में होती तो कल्पना की बात है, लाभ होता है एजेंट शेतकरी को। मेरे आपसे एक निवेदन है, आपने हॉलमार्क के विरोध में एकजुट सब होना चाहिए ऐसे बोला। अच्छा, ये हॉलमार्क है, इसके अंदर समझो हमारे पहले अपन अपने सभासद वो भी ये बारे में पहले सोचना चाहिए। हम लोग गहने के ऊपर 23 कैरेट से हम मारते हैं और एक्चुअली दागिना वो 20 कैरेट का हो, 75% है, 78% है, 80% है। अच्छा, गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो उसका सर्वे करें। कल खुदाना वास्ता कुछ दिन नीचे शराब की दुकान में जा रहे, उधर से दागिना लिया, 23 कैरेट का स्लैब देखा, मगर एक्चुअली दागिना वो 20 कैरेट का निकला। अच्छा, उसकी गुडविल खराब हो जाएगी। जब अपन उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, हम नहीं करना चाह रहे, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तभी वो कोई ना कोई तो कदम उठाएंगे जिसकी वजह से अपने शराब को भी उसका त्रास हो सकता है। तभी
समझो कि वो 75 तक का दागिना है और वो सब पेपर में आ गया और उसकी गुडविल जो विश्वास जो आप बोल रहे हो, जिस विश्वास से अपन काम करते हैं, वो विश्वास उस टाइम 100 वर्ष का विश्वास 1 मिनट में टूट जाएगा, तभी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये बहुत बेहतर चीज है कि अपनी सच्चाई आप मत छोड़ो, क्योंकि ये जो है ना धर्मयुद्ध है। आपकी सच्चाई आपकी ताकत है, आपका ग्राहक आपकी ताकत है। आपकी सच्चाई में आप अगर कमजोर पड़े तो लड़ाई आप साथ रहें, ये आप जानते हैं। सच्चाई आपकी मत छोड़ो, माने जितने कैरेट का दागिना है उतने ही कैरेट का बोल। आप ईमानदारी देखो तो मेरा दागिना 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का, ईमानदारी देखो। उसमें ये नहीं है 20 कैरेट का, 22 पता नहीं, 18 का 19 पता नहीं, क्योंकि ये बात सही है। ऐसा थोड़े दिन में होगा। जब 2008 में कंपल्सरी करेंगे ना हॉलमार्क, तो वो एडमिशन सर्वे करेंगे या एडमिशन आपके यहाँ आकर चेक करेंगे, और वो यही होगा किसी भी दुकान में थोड़ा भी कमजोर दागिना मिला, उस पर क्लेम कुछ किया गया है, वास्तविकता कुछ भी नहीं, तो उनको आधार बोलेगा, आपको पहले दे देगा, और वो फिर पूरे तरह हो जाते हैं। एक व्यक्ति की कमजोरी पूरे समाज को तकलीफ देगी। तो आपको मैंने ये बात कही है कि जैसे आपने संकल्प करो कि हम हॉलमार्क नहीं देंगे, वैसे आपस में मिलकर आप संकल्प करो कि हम हमारी सच्चाई नहीं कोई बदलाव करेंगे नहीं। इसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि हॉलमार्क लगने से क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं, तो इसमें कम क्वालिटी के दागिने में भी हॉलमार्क मिलता है और अच्छी क्वालिटी में भी मिलता है। अगर गवर्नमेंट 90% का होता उसे हॉलमार्क दे, सिर्फ 90% का, तो बात सही होगी। 50% के लिए 60% के लिए 70% के लिए, उसका क्या मतलब क्या होता है? मुझे आपसे कहना ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है कि ग्राहक को 10 क्वालिटी सोने का दागिना मिले, उनका हॉलमार्क रजिस्टर मिलता है, अपना ट्रेडमार्क मिलता है। ग्राहक को भरोसा है कि 0.5 का माल निकालता हो, 85 को निकालता हो, 70 को निकालता हो, वास्तव में नहीं जाता। कभी नहीं मिलेगा जो भरोसा है, किसी भरोसा रहने वाला नहीं। अगर वो 25 करोड़ में 2.5 का माल निकलेगा और इससे क्या उसको क्या करेगा? तो उसको अच्छा बिकाएगा, उसका अच्छे चलने वाला है नहीं। इसमें आप अच्छे रास्ते कमाओ, वो सब कुछ कर सकता है, जैसे हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उसको क्या करेंगे? नहीं, उसमें यही पॉलिसी आप देखिए कि आप सच्चाई पे रहें एक बार, और आप चाहें तो ग्राहक को इस विषय में भी लिस्ट करें। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले। करत असताना कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघ म्हणून आहे, तर त्यांना आपण ज्यावेळी हे आपल्याला सांगतात, आपण व्याख्यान आणले म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला आणतं. त्यांचं मार्गदर्शन आपण घेत असताना आपल्याला कुठेही अयोग्य म्हणजे त्याचं मिसअंडरस्टँडिंग म्हणून आपण कुठं चुकून नये म्हणून त्याला विचारलं, आम्ही आंदोलन करा म्हणून सांगितलं त्याला. आणि उद्या आपला माल असा आहे की उद्या कुठेतरी आपण प्रॉब्लेम लागलो तर कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचं नाव त्यात असं कुठेही गोवलं जाऊ. तुला कुठे काय म्हटलं नाही, मी जो प्रश्न विचारायला मला त्याला हा विषय काय एवढा संबंध और एक दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं कि हम एक बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ये छोटे से मतभेद से शुरू मत करिए। बहुत बड़े काम के लिए छोटे छोटे मतभेद को बाधित रखिए, तो क्वालिटी चेंज डेवलप हो, जो पूरे भारत के लोग घर से इस्तेमाल करें, वो वहां तक इस बात को पहुंचा है, ऐसी कल्पना। तो यहाँ से उसको जब आकर जाए कदम यहाँ से छोटे होता है, व्यक्तिगत काम बनाते हैं। और एक निवेदन कि अभी आपने जितना सुना, जितना समझ में आ गया, वो तुरंत आप बताना शुरू करें ग्राहक। मैंने आपने कहा पत्रक बनाने का देना शुरू करें, जब तक पत्रक नहीं है तब तक उन्हीं से बताना शुरू करें। पत्रक शायद 7 दिन में 10 दिन में बन जाए, और इस विषय पर थोड़ा ध्यान से उनको क्या बहुत अच्छा वो कैसे शुरू कीजिए, उसमें और विषय क्लियर हो जाए। क्लियर होने से आप किसी को भी करनी
फिर सारी टेक्निक की जरूरत ना पड़े आपको, आप खुद ये बात बहुत अच्छे से दूसरे को समझा। जिस दिन आपकी ये हैसियत हो गई उस दिन आधी लड़ाई आपको थी, क्योंकि आप जब समझाना शुरू कर देंगे वो मुझे बहुत खुशी आएगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपने ठीक से समझ लिया और समझाना शुरू करें। तो वो बस इतना ही, और कोई प्रश्न हो? हाँ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए बिल्कुल आएगा। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट ऑथोरिटी आके इंडस्ट्रियल एक्ट से कानून लागू होंगे, उसमें एक्साइज भी आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, और दूसरी चीजें धीरे धीरे आएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, तो उसमें ये सब करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कुछ सुझाव दिया, तो पूछ रहे हैं, मैंने सुझाव दिया कि आप क्वालिटी मार्क रजिस्टर कराइए अपना, उसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं है। क्वालिटी मार्क और रजिस्टर्ड मार्क दोनों में अंतर है, आप समझ नहीं पा रहे। क्वालिटी मार्क बिल्कुल अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन का मार्क अलग चीज है। आप क्वालिटी मार्क रजिस्टर कराइए, जैसे मैंने मेरी बताया ना, हमें कोई एक्साइज नहीं करना पड़ता, हमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। गारंटी हमने दी है कि जो मार्क पर ये स्वानंद चिन्ह होगा वो खराब माल होगा, वो गारंटी हमारी है। और वो गारंटी देने के पहले हम वो सामान को चेक कर लेते हैं जिस पर ये हम देते हैं, और जो बनाने वाला है उसके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि भाई क्वालिटी गिराएगी तो ये मार्क हम वापस ले लेंगे आपसे। तो वो क्वालिटी मार्क का जो रजिस्ट्रेशन है और आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोनों हमारे पास है। क्वालिटी मार्क रजिस्ट्रेशन सामूहिक आप कराएंगे, उसमें एक्साइज का प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जब आप ट्रेड